कैसे हैं आप लोग? कल कहां पढ़ रहे थे हम लोग? अच्छा, योजनाएं और पुरस्कार पढ़ रहे थे ना? अब शुरू करें। लास्ट में कौन सी योजना पड़ी थी? अच्छा बताओ, देखिए ऐसे से रमसा और समसा में हमने अंतर किया था। पहले पूरा नाम बताओ। ऐसे से का, रमसा का और समसा का। इसका स्लोगन बताओ। देखें, और लास्ट प्रारंभ बताओ। 2009। फिर 1 से 8। अच्छा, आयु बताओ। 3 से 18। फिर वित्तीय अनुपात। अच्छा, उसके बाद में संभाग 7, 9, 9। अच्छा, फिर बताओ राजस्थान में संचालन। RCE, RCSC, RCSC। अच्छा, इसकी अवधि बताओ। देखिए, टारगेट बढ़ाकर, इसका टारगेट घटाकर, और इसका समसा 1.0। 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 20 तक। उसके बाद में 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2026 तक। यही है। अच्छा, इसके बाद में हमने समसा में तीनों चीजें सम्मिलित कर ली है ना। SSA, रमसा और टीचर एजुकेशन भी सम्मिलित है इसमें। फिर इसके बाद में इस हमने EBBS पढ़ा ना। आप याद करके देखो। देखिए, EBBS का मतलब वो है शैक्षिक वह क्षेत्र जिसमें शिक्षा की दृष्टि से बिल्कुल पिछड़ा वर्ग हो। और उसके 2 शर्तें मानकर हमने EBBS निकाले। भारत में तो कितने मिले अपने को? 3479। और उसमें से राजस्थान में कितने? और इनका उत्थान करने के लिए हमने एक योजना चलाई KGVB, और एक योजना चलाई शारदे बालिका छात्रावास। KGVB कब चली? 4-5, और 2009 में चलाएगी। अच्छा, ये जो KGVB है ये 6 से 8 के लिए चली। संचालन SSA द्वारा किया गया। कितनी है राजस्थान में? 200। 186 तो उन ब्लॉक्स की जो पिछड़े हुए हैं, और 14 शहरी क्षेत्रों की। फिर इसके बाद में ये, अच्छा इधर ये 2000 कब चली है? 9 में चली है। और किसके द्वारा? रमसा द्वारा चलाई गई है। कौन सी क्लास के लिए? 9 से 12। कितनी है? इन दोनों को हमने एक करके 2018 में एकीकृत KGVB बना दिया। अब एकीकृत KGVB चल रही है क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए। कौन चला रहा है? समसा चला रहा है। राजस्थान में इनकी संख्या 328। फिर हमने कहा ये आवासीय विद्यालय केवल बालिकाओं हेतु है। RBSE बोर्ड से हिंदी माध्यम के विद्यालय हैं। आवासीय विद्यालय का मतलब होता है जिसमें हॉस्टल होती है, उनको वहीं रखा जाता है, और सरकार की रखने की जिम्मेदारी होती है, और सरकार ही उन्हें वहीं पर पढ़ाती है। तो आवासीय वो होता है। अच्छा, ये इसके कितने मॉडल संचालित हो रहे हैं? 4 मॉडल संचालित हो रहे हैं। क्या लिखा है आपने लास्ट में? वर्तमान में इसके 4 मॉडल संचालित है, जिनमें से, और आगे लिखो, जिनमें से दूसरा मॉडल राजस्थान ने स्वीकार नहीं किया है। जिनमें से दूसरा मॉडल राजस्थान ने स्वीकार नहीं किया है। वही मॉडल 4 है।
मॉडल और टाइप एक ही है ना। आप केजीबी में पढ़े हुए ना, आपने हाथ खड़ा किया था, शारदे बालिका छात्रावास में हो, उस पे टाइप 4 लिखते हैं शारदे बालिका पे। अच्छा, केजीबी में पढ़ी हुई लड़कियों को याद है कि उस पे कोई मॉडल लिखते थे 1 या 2, 1 या 3, या तो आपके केजीबी पर लिखा होगा मॉडल 1 या टाइप 1 या 3 लिखा होगा ना। ऐसा क्यों लिखते हैं? देखिए अब मैं इसको थोड़ा समझा ही देता हूँ। आपने कभी केजीबी स्कूल आपने नहीं देखा है ना अंदर से? मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ केजीबी स्कूल कैसा होता है। हाँ, बार बार से देखा है आपने ना। नहीं मतलब इतना क्या हो गया, तो मैं कोई परमाणु बम की फैक्ट्री थोड़ी दिखा रहा हूं, केजीबी स्कूल के बारे में बता रहा हूं। देखिएगा, मॉडल का मतलब होता है टाइप। मॉडल को ही क्या लिखते हैं हम लोग? टाइप। कुल कितने टाइप के केजीबी स्थापित किए गए हैं? 4 टाइप के। स्थापना के समय, ये स्थापना के समय कि कितने टाइप के केजीबी स्थापित किए जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अपने 4 टाइप के केजीबी है। मैं 4 टाइप को समझा देता हूं आपको। जैसे मान लो एक ये है केजीबी का परिसर, ठीक है, पूरा परिसर है। इस केजीबी के परिसर में एक यहां पर होता है हॉस्टल। क्या होता है? हॉस्टल। समझने लगा? ये जो हॉस्टल होता है, इस हॉस्टल में क्लास 6 से 8 की बच्चियां रहती है, और इस हॉस्टल में 100 बच्चियां रहती है। कितनी बच्चियां रहती है? 100। यहां पर होता है एक स्कूल। क्या होता है? 6 से 8 की स्टूडेंट यहां पर पढ़ने आती है, और वो स्टूडेंट जो यहां रह रही है सुबह पढ़ने आएगी और शाम को पढ़कर वापस कहां जाएगी? अपने हॉस्टल में। बताइए, इन्हें इस परिसर से बाहर निकलने की जरूरत है क्या? ये केजीबी संचालित होगी, दोनों हॉस्टल भी होगी और छात्रा ये आपकी स्कूल भी होगी। यहां पर लिखा होगा केजीबी टाइप फर्स्ट। क्या लिखा होगा? टाइप फर्स्ट। या फिर लिखा होगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मॉडल से फर्स्ट, या फिर टाइप फर्स्ट। आजकल इस पर नाम लिख दिया एकीकृत। टाइप में कोई चेंज नहीं किया है। बात समझ पा रहे हैं? दूसरी केजीबी किस प्रकार की होगी? दूसरी जो केजीबी होगी, ये इस जगह इसका गेट होगा परिसर का। यहां पर होगा एक हॉस्टल। क्या होगा? जिसमें 6 से 8 की बच्चियां रहेगी। कितनी बच्चियां रहेगी? 50। यहां पर एक होगा स्कूल, इसमें 6 से 8 की बच्चियां पढ़ेगी। और कौन सी बच्चियां? ये यहां से आ जाएगी, यहां जाके वापस अपने हॉस्टल में चली जाएगी। इस पर लिखा होता है केजीबी टाइप सेकंड। ठीक है? चेंज इसमें दोनों में अंतर है क्या? कोई संख्या में अंतर है कि नहीं है? अच्छा, एक आपको इस प्रकार का केजीबी मिलेगा। नहीं नहीं, इतना खांगा नहीं है ये। कह रहे छोरा, कह रहे खांगा। हाँ, आप समझ तो सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि हम तो नकल करते हैं, तो फिर नकल वैसे ही होती है। कई बार बच्चों को भी चेक करते हैं तो उसमें लिखा आता है कि इस प्रश्न का उत्तर अध्याय नंबर 3 के सवाल नंबर 2 पर देखें। क्योंकि वो पासबुक में लिखा होता है ना, इस प्रकार से वो नकल करके वैसे का वैसे उसमें लिख देते हैं। तो ये खांगा नहीं है ना। अच्छा, यहां पर है ना, एक होगा हॉस्टल। क्या होगा? चलो हॉस्टल की तरह भी बनाऊं ना मैं। यहां क्या होगा? एक हॉस्टल 6 से 8 के लिए। और कितनी बालिकाएं रहेगी? 100 बालिकाएं। 100 बालिकाएं रहेगी। ये यहां पर इनका स्कूल नहीं होगा। ये इस कोई भी नजदीकी सरकारी स्कूल यदि प्राथमिकता देते हैं गर्ल्स स्कूल को, यहां पर स्कूल होगा। प्राथमिकता किसको देंगे? गर्ल्स स्कूल को। यदि गर्ल्स नहीं है तो कोई एजुकेशन वाला भी हो जाएगा। ये स्कूल होगा। ये अपना स्कूल गवर्नमेंट स्कूल सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। ये बालिकाएं इसमें रहेगी। यहां से ये सुबह लाइन बना के सड़क के किनारे किनारे इसमें पढ़ने आएगी, और फिर वापस लाइन लगा के और शाम को पढ़ने के बाद कहां चली जाएगी? हॉस्टल में चली जाएगी। इस पर लिखा होगा केजीबी टाइप थर्ड। क्या लिखा होगा? केजीबी टाइप थर्ड। एक आपका हॉस्टल होगा, और ये जो हॉस्टल होगा ना, ये अगला केजीबी है। ये होगा 9 से 12 के लिए। इसमें 100 बालिकाएं रहेगी, और इनके लिए कोई स्कूल होगा बाहर, जैसे इसमें है ना, उसी प्रकार से एक स्कूल होगा। कोई भी गर्ल्स स्कूल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर
कोई भी जो 9 से 12 का स्कूल मिलेगा इनको, चाहे 1 से 12 का है, उस स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, उस स्कूल में ये बालिकाएं सुबह लाइन बना के जाएगी और वापस लाइन बना के ही आएगी। या आपने, मैं लाइन बना के शब्द काम में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ऐसे ही आती है। हाँ हाँ, यदि जिसके नजदीक केजीबीवी है ना, वहां से वो बालिकाएं जब पढ़ने आएगी तो सड़क पर ऐसे हाँ उल्लड़ और राक्षसों की तरह भाग के नहीं आएगी, वो बिल्कुल लाइन बना के और किनारे किनारे चलेगी, और हॉस्टल वार्डन होगी वो उनके साथ चल देगी और उनको स्कूल में लाएगी और स्कूल में छोड़ के जाएगी, फिर वापस स्कूल से लेकर जाएगी। तो ये जो होता है ना, इस पर लिखा होता है शारदे बालिका छात्रावास। क्या लिखा होता है? शारदे बालिका छात्रावास। अब आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब ये स्कूल चले थे ना तो राजस्थान ने इस मॉडल को स्वीकार कर लिया। राजस्थान ने इस मॉडल को स्वीकार कर लिया, इसको नहीं किया। राजस्थान ने कहा कि यदि खर्चा बराबर हो रहा है, हॉस्टल स्थापित कर रहे हैं, स्कूल स्थापित कर रहे हैं, टीचर लगा रहे हैं, तो फिर हम 50 बच्चियों को क्यों पढ़ाएं, 100 बच्चियों को पढ़ाएं ना। मॉडल सेकंड किसके लिए था? उन राज्यों के लिए था जहां पर बालिकाओं की संख्या बहुत कम थी, बहुत छिद्रित, ये मैं कहूं कि बहुत दूर दूर जनसंख्या थी, इसलिए जो पहाड़ी इलाके थे उनमें से स्कूल स्थापित किए गए ताकि वहां पर 50 बालिकाओं को पढ़ाया। राजस्थान ने कहा हमारे पास बालिकाओं की कोई कमी नहीं है। यह अलग बात है कि हम, हाँ क्या है, यह अलग बात है कि हम कुंवारे ही मर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बालिकाओं की कोई कमी नहीं है। यदि नहीं है, एक ब्लॉक में नहीं मिलेगी तो हम दूसरे ब्लॉक से ले आएंगे। जरूरी नहीं है कि आपने हमारे ऐसे ब्लॉक याद करके देखो, ऐसा ब्लॉक जिसको आपने ये कहा कि ये पिछड़ा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है उसमें बालिकाएं पढ़ी लिखी है सारी, वहां से ले आएंगे हम लोग। लेकिन निश्चित रूप से, क्योंकि हम तो जुगाड़ी तो है ना भाई, हमारे पास बालिकाओं कमी नहीं है। वो अलग बात है कि हम तोरण जाके उत्तर प्रदेश में मारते हैं, वो हाँ बिहार में है ना हाँ भाई, ये भी एक व्यवस्था है। तो राजस्थान ने कहा कि हम इस प्रकार की व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन हम 50 स्कूल वाले के लिए खर्चा नहीं, ये 50 बालिकाओं के लिए खर्चा नहीं करेंगे। तो राजस्थान ने इस प्रकार के मॉडल को बिल्कुल अपनाया ही नहीं। राजस्थान ने एक तो पहले मॉडल को, एक तीसरे को, इसका मतलब टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड में ज्यादा समस्या नहीं आ रही थी, क्योंकि खर्चा किस बात का होता है? स्कूल स्थापित करने का होता है। स्कूल में टीचर लगा के उनको स्कूल संचालित करने का खर्चा ज्यादा होता है, इसलिए इन्होंने केजीबी भी खोल दी और नजदीकी स्कूल में बालिकाओं को पढ़ाने लगे। फिर शारदे बालिका छात्रावास योजना आ गई, तो इन्हीं बालिकाओं के लिए देखो 9 से 12 वाली बालिकाएं निकल के कहां रखेगी? अब शारदे बालिका छात्रावास में। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान ने जो 200 स्कूल स्थापित कर रखे हैं ना, उनमें से 55 स्कूल किस टाइप के हैं राजस्थान में? मॉडल फर्स्ट के हैं। किस प्रकार के हैं? और 145 स्कूल, 145 स्कूल किस टाइप के हैं? टाइप थर्ड के हैं। और शारदे बालिका छात्रावास कितने हैं? 128 है। अब देखिएगा, जब हमने इन तीनों को चारों इंटीग्रेटेड कर दिया, हमने एकीकृत कर दिया 2018-19 में, तो हमने इन सब के आगे एक शब्द क्या लगा दिया? एकीकृत। इसके आगे भी क्या लिख दिया? एकीकृत। और यहां भी क्या लिखा हमने? एकीकृत। इस नाम को हटाया यहां से, और नाम को हटा के और हमने इसके आगे लिख दिया एकीकृत केजीबीवी मॉडल फोर्थ। टाइप कौन सा है? फोर्थ। इसका नाम अब शारदे बालिका छात्रावास से हटाकर हमने क्या कर दिया? एकीकृत केजीबीवी। और कितने हैं ये? 128। बताओ, स्थापना के अनुसार हमने 4 प्रकार के स्थापित किए कि नहीं किए? हमने यही तो लिखा है ना, राजस्थान में कौन सा मॉडल संचालित नहीं है? दूसरा मॉडल संचालित नहीं है। यहां तक की बात क्लियर है ना? अब देखिए, इसमें हमने और विकास कर लिया है। हमने जब एकीकृत केजीबीवी ले लिया ना इसको, इसका मतलब अब हम लोग इसमें भी सेकेंडरी एजुकेशन का काम करवा सकते हैं और इसमें भी एलिमेंट्री एजुकेशन का काम करवा सकते हैं। इसलिए हमने पिछले दिनों ये जो टाइप थर्ड का चल रहा ना अपना हॉस्टल, जिस हॉस्टल में अपने 6 से 8 की बालिकाएं रह रही थी, इसी में हॉस्टल को और बढ़ाया गया और इसमें 6 से 8 की जगह हमने इसको कर दिया 6 से 12 का। इसका मतलब इसमें भी 6 से 12 रहेगी और यह 9 से 12 के लिए चल ही रहा था। बात समझ पा रहे हैं ना? तो जो यहां पर स्थापित शारदे बालिका छात्रावास नहीं थे, वो शारदे बालिका छात्रावास की बिल्डिंग एक प्रकार से किस में आ गई है? इस केजीबीवी टाइप थर्ड में ही आ गई है कि नहीं आ गई है? अब हमने देखो, इसमें तो केवल 6 से 8 की बालिकाओं को रखते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें टाइप सेकंड
टाइप थर्ड वाले में हम लोग जो हॉस्टल बनी हुई है उस हॉस्टल में पूरी 6 से 12 की बालिकाओं को भी रखते हैं, और यहां पर शारदे बालिका छात्रावास में किसको रखते हैं, 9 से 12 वाली बालिकाओं को भी रखते हैं। ऐसे हॉस्टलें हम और बना रहे हैं। आपको कहीं कंफ्यूज होगा इनमें, देखिए ये हर बार बदलती रहती है ये चीजें। हमने टाइप फर्स्ट को टाइप सेकंड में कर लिया होगा, टाइप सेकंड को टाइप थर्ड में कर लिया होगा, ये डिपेंड करता है इसमें हॉस्टल छात्रावास बनाने पर, है ना। कई बार हमने क्या होता है, केजीबीवी के अंदर की स्कूल होती है, उस स्कूल को यहाँ से बंद कर दिया या शिफ्ट कर दिया यहाँ से, और यहाँ से शिफ्ट करके बाहर वाली स्कूल में बालिकाओं को पढ़ाने लगे। यहाँ जो स्कूल का भवन बना हुआ था उसमें हमने एक अतिरिक्त हॉस्टल खोल दिया है। इसका मतलब अब वो टाइप फर्स्ट से किस में आ जाएगा, टाइप थर्ड में आ जाएगा, और टाइप थर्ड में आके काउंटिंग में आ जाएगा। तो पहले ये अलग अलग थे, 68 थे और 132 थे, अब ये कितने हो गए, 55 और 145 बन गए, और 128 ये है। तो कुल मिला के इंटीग्रेटेड केजीबीवी कितने बन गए, 328। और इनमें हर साल परिवर्तन होता रहता है। अभी तक के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, जो शिक्षा विभाग का लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार ये वर्तमान की सिचुएशन है हमारे बनी हुई है। लिखो टाइप 4 समझ में आ गया ना। हमने शारदे बालिका छात्रावास को किसके रूप में ले लिया है, टाइप 4 के रूप में ले लिया है। क्या लिखा आपने, अब आपको ये नहीं बनाना है ना, ये नहीं बनाना है आपको। देखिए आपको इस तरह से लिखना है ना, मॉडल, या जिसे हम कहेंगे टाइप, मॉडल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। संख्या बताइए कितनी है, 55। कितनी है, 0, मतलब राजस्थान में लागू ही नहीं है, राजस्थान में लागू नहीं। और 145 और 128, तो टोटल कितने हो गए, 328। ऐसे लिख लेना है। और यहां कोष्टक में इस चौथे के पास में लिखना है ना, शारदे बालिका छात्रावास, शारदे बालिका छात्रावास। शारदे बालिका छात्रावास। लिख लिया, अरे कल मामा नाराज हो गया था, कहाँ गया आज, है क्या। मैंने सोचा यार नहीं आए नुकसान हो जाए, हैं। हाँ हाँ लग जाए, ये उम्र ही ऐसी है। बोले कुछ भी करने का था लेकिन जयकांत सिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था। हो गया, अगली योजना लिखो, लिखो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। इसको या तो विवेकानंद स्कूल कहते हैं या फिर सीधे सीधे कहते हैं हम लोग मॉडल स्कूल। इसको कहेंगे हम लोग मॉडल स्कूल। लिख लो साथ का साथ। कब हुई इसकी स्थापना, बताओ देखें। 2008 में। वेरी गुड। अच्छा इसकी विशेषताएं बताओ।
ये योजना भारत की एक राज्य की है, किसकी है? केंद्र की है ना, केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र प्रवर्तित योजना। अच्छा, ये स्कूल कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक चल रहे हैं? 6 से लेकर 12 तक। आवासीय है, गैर आवासीय? गैर आवासीय। कौन से माध्यम के? हिंदी या अंग्रेजी? वेरी गुड, अंग्रेजी माध्यम। कौन से बोर्ड से है? सीबीएसई बोर्ड से संबंधित है। प्रति कक्षा सीटें कितनी है? 80। 2 सेक्शन बनाए गए हैं, प्रति सेक्शन कितने हैं? 40 विद्यार्थी है। राजस्थान में कितनी संख्या है? कितने खोलने थे अपने को? याद करके देखो, मॉडल स्कूल वही है जो हमने ईबीबीएस का विकास करना था उस समय चलाई थी। 186 खोलने थे। और कितने मॉडल स्कूल खोले हमने? वर्तमान में राजस्थान में हमने 134 मॉडल स्कूल स्थापित कर रखे हैं। 134। हो गया? बस इन्हीं विशेषताओं में से आपसे पूछा जाएगा मॉडल स्कूल के बारे में कौन सी विशेषता लागू नहीं है या सही नहीं है। लेकिन अब मैं इसको समझाऊंगा आप। हाँ, अभी बताओ ना शिक्षक, अभी थोड़ा सा मैं समझा दूं इसको ताकि आप लोग समझ जाएंगे कि ये मॉडल स्कूल क्या है, कैसे है। फिर कभी मिस्टेक होगी नहीं इसमें। केवल देखो, फैक्चुअल पढ़ने से नहीं होता है, इसको देखना भी पड़ता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, इसके बारे में यदि हम लोग चर्चा करें ना, सुन ले रही, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें, आप लोगों को नहीं करनी है चर्चा, मैं कर रहा हूं। देखो, मॉडल स्कूल किसी ने देखा है क्या? मॉडल स्कूल कहीं बना हुआ? खूब लोगों ने देखा है ना। मॉडल स्कूल भी उस क्षेत्रों में है जहां पर ईबीबीएस है, मॉडल स्कूल भी वहां पर है। लेकिन अब की बार थोड़ा सा हमने चेंजेज किया। अब की बार हमने क्या कर दिया? उसमें थोड़ा चेंजेज ये कर दिया कि हमने केजीबीवी और शारदे बालिका छात्रावास में तो केवल एकमात्र उद्देश्य रखा कि हमने ईबीबीएस से बाहर निकालना है, मतलब बालिकाओं को शिक्षा देनी है। यहां पर उसमें थोड़ा सा चेंज करके हमने इसमें बालिकाओं के साथ को एजुकेशन बढ़ा दिया। इसको क्या बना दिया हमने? को एजुकेशन। अगली विशेषता आप लिख सकते हैं इसमें, सहज शिक्षा का केंद्र है ये, सहज शिक्षा का केंद्र। सहज शिक्षा का केंद्र मतलब समझ जाएंगे ना, को एजुकेशन है जिसमें बालक और बालिकाएं साथ साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने बालिकाओं के लिए इसमें स्थान आरक्षित रखा। इसमें हमने 55% सीटें किसके लिए आरक्षित रखी है? बालिकाओं के लिए। 55% लड़कियां पढ़ेगी क्लास में। यदि बालिकाएं 55% नहीं है, एडमिशन उतने नहीं है, तो फिर लड़के बढ़ सकते हैं। अधिक से अधिक बालिकाएं 100% भी हो सकती है यदि वो योग्य है इसकी प्रवेश प्रक्रिया के आधार पर। इसे हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब होता है उत्कृष्टता का केंद्र। इसमें हमने सारे संसाधन दिए। इसकी प्रत्येक की जो बिल्डिंग बनाई, क्योंकि अपना अकेला का थोड़ी जा रहा था, राज्य का अकेला का थोड़ी जा रहा था, ये तो केंद्र का था, कॉन्सेप्ट भी केंद्र का ही था। इसलिए इसके लिए जगह, शहर से थोड़ी दूर जगह अलॉट करके, और इसमें एक भवन, महल नुमा भवन बनाया गया। इसकी बिल्डिंग को आप देखते हैं ना, तो इसकी बिल्डिंग बहुत गजब बनाई गई है। आप कभी मॉडल स्कूल में जाके घूम के देखना। इसकी 2 स्टेप में, मतलब 2 मंजिला है, 2 मंजिला बिल्डिंग है, और चौक बंद करके और बहुत खूबसूरत तरीके से बिल्डिंग बनाई गई है इसकी। इसमें बहुत खर्चा किया गया, ऐसा लगता है जैसे कोई हम महल में प्रवेश कर रहे हैं, स्कूल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। सबके लिए अलग अलग बनाई गई, जगह अलॉट करके। जैसे आपने केजीबी बनाई थी ना, उस प्रकार से जगह अलॉट करके इसके लिए बनाई। और केजीबी भी तो केवल हॉस्टल टाइप के बना दिए,
स्कूल टाइप के बना दिए, इसको वास्तव में महलनुमा बनाया, क्योंकि हमें क्या बनाना था इसको, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता का केंद्र। फिर हम कहा कि बालिकाओं को हमने केवल शिक्षा ही नहीं देंगे, अब उन्हें आधुनिक शिक्षा भी देंगे। आधुनिक शिक्षा मतलब अंग्रेजी माध्यम में। कौन से माध्यम में पढ़ाएंगे? अंग्रेजी। इनमें अंग्रेजी माध्यम पढ़ाते हैं हम लोग, क्लास 6 से ये शुरू होती है अंग्रेजी माध्यम। मतलब जाते ऐसा नहीं 5वीं क्लास के बाद इसमें एडमिशन होता है तो एडमिशन होते ही ठोक दो उन पर अंग्रेजी माध्यम। पहली बात तो इसमें नामांकित और ड्रॉप आउट की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है, लड़का या लड़की। उसके लिए निश्चित होता है कक्षा 6 में जो प्रवेश होगा वो एक प्रवेश समिति के आधार पर होगा। प्रवेश समिति कलेक्टर के नेतृत्व में बनेगी और इसमें कुछ शर्तें तय की गई है, भाई पहले बीपीएल वाला होगा, फिर इस कैटेगरी वाला होगा, फिर इस कैटेगरी वाला होगा, यदि उसके अनुसार। क्योंकि इसमें आपको बताओ तो हम लोग प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकते हैं, आरटी एक्ट लागू है। 8वीं क्लास तक हम लोग स्क्रीनिंग नहीं करवा सकते, टेस्ट नहीं ले सकते हैं, कोई भी पढ़ेगा इसमें। 9वीं क्लास में हम लोग एक टेस्ट परीक्षा लेते हैं, यदि कोई 9वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो हम लेते हैं इसमें टेस्ट। और 11वीं क्लास में यदि कोई एडमिशन लेना चाह रहा है तो फिर उसको हम लेते हैं किसके आधार पर? 10वीं के परसेंटेज होंगे। इसमें केवल साइंस स्ट्रीम होती है, आर्ट्स नहीं होती है, केवल साइंस होती है, इंग्लिश मीडियम होता है। और क्लास 6 में एक सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में आता है, क्लास 7 में 2 सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में, क्लास 8 में 3 और क्लास 9 में सभी सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में कर दिए जाते हैं। समझ पा रहे हो? ताकि बच्चा धीरे धीरे अपने उस इंग्लिश मीडियम को कवर कर ले। केवल साइंस स्ट्रीम होती है, 2 सेक्शन बनाए जाते हैं, 40-40 के 2 सेक्शन होते हैं। इसमें एडमिशन जो होता है ना, वो एडमिशन प्रवेश समिति के आधार पर होता है, कोई लॉटरी नहीं निकलती है इसमें किसी प्रकार की, प्रवेश समिति के आधार पर होता है। प्रवेश समिति में जो प्राथमिकताएं तय कर ली उसका एडमिशन हो जाएगा। इसमें एडमिशन की हमेशा ही मारामारी रहती है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, एक एक एडमिशन के लिए 200-200 आवेदन आ जाते हैं इसमें बालकों के इस मॉडल स्कूल में, क्योंकि ये पूर्णतः किसमें चल रहे हैं? इंग्लिश मीडियम में। इसमें एक भी सीट खाली नहीं रहती है, पूरे टीचर्स होते हैं, पूरे खेल ग्राउंड इसमें बनाए हुए हैं, पूरे जो भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, आपका पियोन है या फिर लाइब्रेरी है, जितने भी पोस्ट है ना वो सारी पोस्टें इसमें भरी रहेगी। छात्र शिक्षक अनुपात के मामले में 1% कोताही नहीं बरती जाएगी इसमें। ये स्कूलें बाकी से अच्छी चलती है, बाकी से ज्यादा समय चलती है। जो बाकी गवर्नमेंट की है स्कूलें, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलें चलती है जैसे मान लीजिए 7 से 1, तो ये स्कूल चलेगी 7 से 3। वो स्कूलें चलती है 10 से 4, तो ये चलती है 9 से 5। इसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा होता है। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा होती है, इसमें सीबीएसई पर आधारित होती है। अब रही बात की ये जो स्कूल है ना, इस स्कूलों को अब की बार हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि इन स्कूलों को हम लोग प्री प्राइमरी से चलाएंगे, ताकि बच्चों को 6वीं में जाके 1 सब्जेक्ट, 7वीं में 2 सब्जेक्ट नहीं दे, हम पहले से ही बच्चे को तैयार करें इंग्लिश में, ताकि पूर्णतः क्या हो जाए? इंग्लिश में हो जाए। इसलिए पिछले साल मतलब ये जो सेशन गया ना, इससे पहले वाला जो सेशन था, मतलब 23-24 गया है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं? 22-23 की। 22-23 सेशन में इस योजना को मंजूरी मिली कि इन्हें हम चलाएंगे प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं तक, लेकिन उनके साथ नहीं मिलाएंगे। जहां मॉडल स्कूल बना हुआ है वहीं पर उसी के पास एक बिल्डिंग और बनाएंगे हम, और वो नई बिल्डिंग बनाएंगे प्री प्राइमरी से 5वीं के लिए। वो होगी उसी परिसर में, लेकिन बिल्डिंग अलग हो जाएगी। जैसे केजीबी में एक हॉस्टल और एक स्कूल होता था, पूरे जितने भी मॉडल स्कूल बने हुए हैं सब में हमने, राज्य ने सब में स्कूलें बना ली, मतलब सब में बिल्डिंग बना ली। पिछले 1 साल से वो बिल्डिंगें तैयार पड़ी है। 1 साल से क्या पड़ी है? तैयार पड़ी है, बिल्कुल। 1 साल से कम 20 बार अखबार में मैं पढ़ चुका हूं, एक ही खबर आती है कि प्री प्राइमरी से 5वीं की बिल्डिंग मॉडल स्कूल में हुई तैयार, लेकिन अभी इनमें प्रवेश प्रक्रिया या फिर क्लासेस चलने की हो रहा है इंतजार, अभी तक उन्हें चलाया नहीं गया है। जिस समय वो चलाई जाएगी, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि अब सरकार बनी है, अब सरकार स्थिर रही है, अब सरकार थोड़ा सा उस पर ध्यान देगी, तो शायद इस सेशन में प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं तक हम उनमें भी स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही वो शुरू होगी ना, हम इसका कॉन्सेप्ट बदल देंगे और 6 से 12 नहीं कहेंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्री प्राइमरी से 12वीं तक कहेंगे। अब रही बात शिक्षक कहां से आते हैं इसमें जो टीचर आते हैं ना वो सारे राज्य सरकार के होते हैं। मतलब आप भी शिक्षक बनकर किसमें जा सकते हैं? इसमें। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप डेपुटेशन पर जाएंगे। किस पर जाएंगे? डेपुटेशन। डेपुटेशन का मतलब कभी नाम सुना है कैसा? कभी आपने नाम सुना? एपीओ, सस्पेंड, बर्खास्त, ऐसा नाम सुना है ना? उल्टे सीधे काम के नहीं है अपने, इन चीजों पर जाना नहीं है। लेकिन मैं हल्का सा समझा देता हूं ना,
ताकि आपको कल को जाओ तो इन स्कूलों में भी आप लोग बराबर सेवा दे सको, आपको चीजें समझ में आ जाएगी कैसे जाते हैं इनमें। देखिए, एक कोई कार्मिक मान लीजिए किसी स्कूल में काम कर रहा है, मान लीजिए आप है और किसी स्कूल में काम कर रहे हैं। अच्छा मान लीजिए मैं हूं रे यार, आप अपने आप पे क्यों ले रहे हैं? तो कोई और कार्मिक स्कूल में काम कर रहा है, वो यहां से इस स्कूल से जाने के उसके पास 2-3 तरीके होते हैं। एक मान लीजिए कोई एक ऑफिस या कार्यालय है या फिर कोई भी स्कूल है, उसमें 2 प्रकार की पोस्टें होती है, 2 प्रकार की पोस्टें स्वीकृत की जाती है। एक होती है स्थायी पोस्ट, कौन सी होती है? स्थायी पोस्ट। और एक होती है प्रतिनियुक्ति पद या प्रतिनियुक्ति पोस्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं डेपुटेशन पोस्ट। प्रतिनियुक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेपुटेशन पोस्ट। ये जो स्थायी पोस्ट होती है ना, ये तो आपने एक बार वहां पर कार्मिक आ गया ना, वो कार्मिक आके स्थायी हो गया ना, उसके बाद वो जब तक ट्रांसफर नहीं करवाए, उसको भेजे नहीं, तब तक वो स्थायी होती है। डेपुटेशन पोस्ट होती है ना, उसके कुछ नियम होते हैं कि आप 4 साल तक ही ज्यादा से ज्यादा इस कार्मिक पोस्ट पर एक व्यक्ति को रख सकते हैं, उसके बाद आपको उसको बदलना पड़ेगा। और हो सकता है ये पोस्ट क्रिएट की जाती है आवश्यकता के अनुसार। अपने को आवश्यकता नहीं है तो हो सकता है 2 साल हम इसको समाप्त कर दें, आवश्यकता हुई तो इसको वापस ले लें। ये काम की अधिकता के आधार पर क्रिएट की जाती है। आप एक जगह से दूसरी जगह आएंगे ना, तो आपके पास एक तरीका तो होता है ट्रांसफर का, मतलब स्थानांतरण जिसे बोलते हैं। आप यदि स्थानांतरण लेके दूसरी जगह आ रहे हैं, इस ऑफिस में आ रहे हैं ट्रांसफर लेके, तो पीछे आपकी पोस्ट खाली बताएगी, पीछे आपकी पोस्ट साला दर्पण पर खाली बताएगी। खाली बताने का मतलब है वहां पर कोई भी व्यक्ति दूसरा आ सकता है स्थानांतरण से। लेकिन यदि आप डेपुटेशन से किसी दूसरे ऑफिस में आ रहे हैं, डेपुटेशन से, तो डेपुटेशन से दूसरे ऑफिस में आओगे तो पीछे आपकी पोस्ट हमेशा भरी बताएगी। आप जब मर्जी हो ना तब वापस वहां जा सकते हो, आपकी पोस्ट खाली नहीं होगी वहां से। लेकिन डेपुटेशन में भी 2 प्रकार का है। यदि आप लोग डेपुटेशन पोस्ट पर आ रहे हैं ना, जहां क्रिएट है डेपुटेशन पोस्ट, निर्मित की गई है, स्वीकृत की गई है, तो आपकी पोस्ट खाली बताएगी। फिर आप 4 साल तक यहाँ नौकरी करने के बाद आपको वापस जो ज्वाइनिंग देता है ना, नियुक्ति देता है, उसके पास जाओगे, वो आपको कहां भेजता है वो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जहां डेपुटेशन पोस्ट क्रिएट भी नहीं है ना, फिर भी कार्य की अधिकता के कारण डेपुटेशन पर किसी भी ऑफिस में किसी भी कार्मिक को लगाया जा सकता है, कोई पोस्ट नहीं होगी तो भी। जैसे इलेक्शन डिपार्टमेंट को, चुनाव आयोग को शिक्षकों की जरूरत पड़ी, तो बहुत सारे लोगों को उसने डेपुटेशन करके और अपने आयोग वहां पर बुला लिया दफ्तर में। इसका मतलब यह है कि वो जब तक चुनाव होंगे वो काम करेंगे, तब तक उनकी पोस्ट वहां से खाली नहीं बताएगी। वो काम करेंगे और वापस जिस दिन उस काम कंप्लीट हो गया, वो ऑफिस वाला लिख के दे देगा, जाओ और अपनी जगह ज्वाइन कर लो, फिर जाके वापस अपनी जगह ज्वाइन कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? ये डेपुटेशन होता है। बहुत सारे लोग, जैसे आपको कार्य व्यवस्था लगाया जाता है ना, मैं सीधा सीधा बताऊं, आप जिस स्कूल में लगोगे, मान लो आपके स्कूल में आप 2 ही शिक्षक और उस दिन संयोगवश आप दोनों ही छुट्टी पर चले गए, तो उस स्कूल को कौन खोलेगा? इसलिए पीओ साहब के पास ये ऑर्डर पावर होता है कि वो नजदीकी जो स्कूल है ना प्राइमरी, उसमें से एक टीचर का डेपुटेशन कहां करेगा? उस स्कूल में करेगा, और तब तक करेगा जब तक उसको जरूरत है। वापस वहां की पोस्ट खाली थोड़ी हो जाएगी आपकी, वापस आप जाके वहां ज्वाइन कर लोगे। लेकिन डेपुटेशन पोस्ट जो होती है ना, उसमें खाली हो जाता है। जितने भी सीबीओ ऑफिस बने हुए हैं, जितने भी सीडीओ ऑफिस बने हुए हैं, उनमें जो मैंने आपको बताया ना, सीबीओ ऑफिस में कुछ कार्मिक होते हैं, या फिर मॉडल स्कूल जो होती है, उस मॉडल स्कूल में ये डेपुटेशन पोस्ट होती है। मॉडल स्कूल में क्या होती है? शिक्षकों की डेपुटेशन पोस्ट होती है। इसका मतलब अब आप लोग यहां से कैसे आ रहे हैं? डेपुटेशन द्वारा आ रहे हैं। अब इसका एक तरीका होता है कि आपको एक आवेदन करना होता है। उस आवेदन की पहली शर्त यह होती है कि आप सरकारी राजस्थान शिक्षा के अधीन, राजस्थान शिक्षा विभाग के अधीन सरकारी मास्टर होने चाहिए। एक शर्त तो यह रहेगी, वही आवेदन करेगा। फिर आपको अंग्रेजी का नॉलेज होना चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट ले जा रहे हो ना, वो सब्जेक्ट आपको अंग्रेजी में आना चाहिए। अब आपका इंटरव्यू होगा, अब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, अंग्रेजी में इंटरव्यू लिया जाएगा। आप इंटरव्यू दो और फिर जाके किस में चले जाओ? मॉडल स्कूल में। 4 साल के लिए चले गए, 4 साल के बाद आपको वापस जगह भेज दिया जाएगा। यदि हो सकता है आप दोबारा से इंटरव्यू दो तो आपको दोबारा से वहां पर नियुक्त कर दिया जाए। सैलरी उसमें बढ़ती है, क्योंकि आप टाइम ज्यादा दे रहे हो ना, तो उसमें सैलरी थोड़ा सा अलग से भत्ता दिया जाता है। लगभग 1700-1800 रुपए महीने के ज्यादा दिए जाते हैं आपको। अब देखो, है जैसी व्यवस्था है, मैं बता रहा हूं, अभी तक यही व्यवस्था है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पड़ेगा, किताबें इंग्लिश मीडियम में चलती है, सारा इंग्लिश मीडियम का काम होगा। बताओ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है कि नहीं है? आधुनिक शिक्षा के केंद्र है कि नहीं है? लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं। फिर दूसरी बात ये और देख लीजिए, यहां पर थोड़ा सा मैंने आपको समझाया। एक तरीका होता है, आपने नाम सुना होगा कि इस कर्मचारी को एपीओ कर दिया,
एपीओ कर दिया ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कोई कर्मचारी के खिलाफ, जैसे मान लो किसी ने लाइट काट दी, टाइम पे लाइट नहीं दी, बेईमानी की, तो हमने गांव वालों ने धरना दिया, या फिर पुलिस से कोई गलती हो गई, या फिर डॉक्टर से कोई गलती हो गई, मरा तो अपनी मौत, लेकिन हम कहते हैं कि भाई गलती हो गई, तो हमने धरना दिया, सरकार से कहते हैं कि इसको हटाओ इसको, तो सरकार फिर कहती है कि चलिए उसको एपीओ कर दिया। अपने को लगता है हाँ हम जीत गए। अब देखो एपीओ का मतलब होता है एवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, मतलब आप जहां काम कर रहे हो ना, अब आपको वहां पर काम नहीं करना है, आपको अब इंतजार करना है कि आपका पोस्टिंग ऑर्डर, आपको वापस काम करने का दोबारा से लेटर मिलेगा, आपको काम बंद कर देना है वहीं से, आप बैठे रहोगे आराम से। हो सकता है आपको 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद में आपको दोबारा लेटर मिले कि आपको अब आपको इस स्कूल में नहीं, इस स्कूल में काम करना है। मतलब एज ये क्या है, ट्रांसफर। ये क्या होता है, ट्रांसफर। एपीओ के कोई कारण हो सकते हैं, एपीओ के खूब सारे कारण होते हैं, किसी भी कारण से एपीओ किया गया, फिर वो एपीओ किया गया तो इसका मतलब वो वापस निश्चित रूप से वो उस स्थान पर नहीं आएगा, वो कौन से स्थान पर जाएगा, दूसरे स्थान पर। हो सकता है कुछ दिन बाद में घूम के आ जाए। तो ये एपीओ कहीं भी सर्विस बुक में नहीं लिखा जाता है, किसी प्रकार का उसमें कोई नुकसान नहीं है, पेमेंट आपको बराबर मिलता रहेगा, बस ये है कि आपको काम का पावर नहीं दिया जाएगा। अब आप कार्य नहीं कर सकते हैं उस ऑफिस में, कार्य आप दूसरी जगह जाकर फिर जब ऑर्डर दिया जाएगा तब किया जाएगा। इसका मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है ना। कई बार लोग बाग कहते हैं ना कि ट्रांसफर नहीं होते हैं, ट्रांसफर खुलेगा तब ट्रांसफर होगा। ये एक ट्रांसफर करने का अच्छा जरिया है, जिसकी अच्छी अप्रोच होती है ना, उसका एक ऊपर से ऑर्डर आता है निदेशक से, डायरेक्टर से, कि आपको निम्न कारणों से एपीओ किया जाता है। एपीओ कर दिया, आप बाड़मेर काम कर रहे थे, आप थे मान लीजिए जयपुर के, आपको एपीओ कर दिया, तीसरे दिन आपका वापस ऑर्डर आता है कि अब आपको पोस्टिंग स्थान जयपुर के इस गांव में दिया जाता है। ये क्या है, सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर्विस बुक में कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रमोशन में कहीं दिक्कत नहीं है। क्या साल नहीं, उसके सर्विस बुक में रूल्स बनाए हुए हैं कि कितने दिन से ज्यादा एपीओ नहीं हो सकते आप, सैलरी बराबर मिलेगी। सीनियरिटी, देखो सीनियरिटी तो फिर जिले छोड़कर जाओगे तो कैसे मिलेगी, सीनियरिटी नहीं मिलती है। एग्जाम्पल बाड़मेर से जयपुर, मैं तो ऐसे ही दे दिया, क्योंकि जयपुर साइड के, सीकर साइड के ज्यादा लोग होते हैं जो बाड़मेर में ज्यादा लगे होते हैं, और उनकी अप्रोच होती है तो वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। अब आजकल ऐसा नहीं रहा है, लेकिन मैडम सैलरी पूरी मिलती है, सैलरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सैलरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे बताओ, आपने आप पर दोष तो सिद्ध नहीं हुआ ना। देखिए इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। अपने को लग रहा है कि अपनी सरकार, अपने को नौकरी की बहुत जरूरत है, इसलिए अपने यदि भले एपीओ वाली सैलरी काट भी लें, महीने में 15 दिन की भी दे दे तो भी हम सहन कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? आप मानवतावादी विचारधारा को आगे रखिए, आप मानववादी विचारधारा को आगे लाइए। हम इंसान हैं, हम योग्य हैं। क्या है? योग्य। हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं, हमने अपना अमूल्य जीवन सरकार को समर्पित कर दिया है। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि आप हमारी निजी व्यवस्थाओं का ध्यान रखें। और निजी व्यवस्था यह है कि हमें घर में आटे दाल की जरूरत होती है। यदि हमें कोई गलती भी की है तो वो अभी तक दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक क्या हम लोग अपना घर कैसे चलाएंगे? यदि सैलरी बंद कर दे तो क्या हम कोई दूसरा काम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। इसलिए दिया जाता है। एक सस्पेंड और बर्खास्त और होता है ना। एक आदमी बताइए। हाँ देखिए, ये परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। ये जैसे मान लीजिए आप गए और आपने अपने प्रिंसिपल पीओ साहब को 2 थप्पड़ लगा दिए और आपको एपीओ कर दिया, तो ये नकारात्मक है आपके लिए। सब कहेंगे कि उसको एपीओ कर दिया, उसको एपीओ कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई मेरा साथी गया, राजसमंद जाके ज्वाइन किया और ज्वाइन किए 15 ही दिन हुए और उसके बाद एक ऑर्डर आया कि आपको एपीओ किया जाता है, और फिर दूसरे 5 दिन बाद में फिर ऑर्डर आया कि अब आपको घर के 10 किलोमीटर दूर एक स्कूल दी जाती है जिसमें आप इतिहास की पोस्ट पर कार्यरत रहेंगे। तो ये क्या होता है? ये सकारात्मक होता है। समझ पा रहे हैं ना चीजों को? सब एपीओ होते हैं। सर्विस रूल है ये, शिक्षा के लिए नहीं है। राजस्थान में जो भी कर्मचारी होगा ना, सबके लिए ये रूल है। आरएसआर में लिखा हुआ है राजस्थान सर्विस रूल्स, सबके लिए सेम रूल्स है। समझ गए ना? एपीओ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है।
हाँ, तो एपीओ का तरीका मैंने बता दिया है कैसे होना है। हाँ। लेकिन अब उसमें ना, उसके बाद ये भी तो है, उसके बाद आगे आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो वो ऑर्डर आएगा तो अब की बार बाड़मेर से पाकिस्तान टिका देगा। समझ पा रहे हैं ना आप एपीओ, ये आपकी गलती है। यदि आगे आपकी अप्रोच नहीं है तो आपको जानबूझ के ऐसी जगह टिकाया जाएगा क्योंकि आपको सजा दी जा रही है। समझ पा रहे हैं। अब एक होता है सस्पेंड, ये इन्होंने पूछा सस्पेंड और बर्खास्त क्या होता है। यदि मान लीजिए आपने दे मारी 2, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो ये होगा कि आपको वो शिकायत करेंगे तो विभाग स्तर पर आपकी जांच बैठेगी, तो आपको एक कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। कारण बताओ नोटिस, आपने क्यों मारी। तो फिर आप उसमें लिखोगे, उसका स्पष्टीकरण दोगे कि मैं थोड़ा सा रात को मैंने ज्यादा ले ली थी इसलिए सुबह उतरी नहीं और मुझे पता नहीं था और मैंने मुझे पता नहीं था। ये प्रिंसिपल साहब है, ये पीओ साहब है। यदि आपके जांच अधिकारी उस नोटिस से संतुष्ट हो जाता है तो मामला वहीं समाप्त है। नहीं तो उसके बाद आपका अगला नोटिस आएगा 17 सीसी। 17 सीसी मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट आपका आएगा और वो 17 सीसी मतलब 17 नंबर का आएगा। उस नंबर है उसका 17। 17 सीसी होता है एक लघु शास्ति। लघु का मतलब छोटा, शास्ति का मतलब दंड, छोटा दंड। अब इसमें किया जा सकता है 17 सीसी नोटिस आपको दे दिया, इसका मतलब आपको दंड तो मिलेगा। दंड कौन सा मिल सकता है, हो सकता है इसके तहत आपको एपीओ कर दे, ये दंड है, आपको एपीओ कर दिया। हो सकता है आपका एक इंक्रीमेंट रोक लिया कि आपको अब की बार इंक्रीमेंट नहीं देंगे। हो सकता है आपके 2 इंक्रीमेंट रोक लिए, ये भी हो सकता है। ये 17 सीसी नोटिस होता है। अब 17 सीसी नोटिस से भी यदि अगला अधिकारी संतुष्ट नहीं हुआ है तो फिर इसके बाद मिलेगा आपको 16 नंबर का। इसके बाद कौन सा मिलेगा, 16 नंबर का। 2 नोटिस चलते हैं, एक 17 सीसी और एक 16 सीसी। ये जो 16 नंबर का होता है ना, इसे कहते हैं दीर्घ शास्ति। दीर्घ मतलब बड़ा और शास्ति यानी दंड। इसमें बड़ा दंड मिल सकता है। इसमें बड़े दंड में यह हो सकता है कि आपका आजीवन इंक्रीमेंट रोक लिया जाए, उसमें लिख दिया जाए कि आपका आजीवन इंक्रीमेंट रोका गया है। इसमें हो सकता है यह लिख दिया जाए कि अब आपको डिमोशन कर दिया जाए, जैसे आप एक पोस्ट पर और उसे आपको एक पद नीचे कर दिया जाए। प्रमोशन की जगह क्या कर दिया जाए, डिमोशन। हो सकता है इसमें आपको टर्मिनेट कर दिया जाए, मतलब बर्खास्त कर दिया जाए, राज्य सेवा से बाहर कर दिया जाए। ये अंतिम होता है। ये 16 सीसी होता है ना, ये बड़ा होता है और अंतिम होता है। लोगों ने नाम सुन रखे होते हैं 16 सीसी और 17 सीसी, 16 सीसी और 17 सीसी। वो एक कहावत भी चलती है, बोले वो एक फौजी था, उसको कोई बात हो गई तो 17 सीसी नोटिस दे दिया उनको। नोटिस दिया तो वो फिर अपने अधिकारी के पास गया और जाके हाथ जोड़े और कहा साहब बच्चे छोटे हैं, कम से कम एक तो कम करो। एक कम करने का मतलब समझ पा रहे हैं ना, ये एक कम नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब एपीओ का मैंने कार्रवाई बता दी, कोई कार्रवाई नहीं है। जो सस्पेंड होता है जिसे आप लोग निलंबन कहते हैं, निलंबित करने का मतलब ये होता है कि अब आपको सस्पेंड, वहां से जिस ऑफिस से थे उसे निलंबित करके आपका एक हेड ऑफिस बना दिया जाएगा कहीं भी। सस्पेंड और एपीओ में ये नहीं होता है कि आप लोग घर बैठ जाएंगे, आपको रोजाना हाजिरी देनी पड़ेगी, काम नहीं मिलेगा। मतलब आप लगातार ऑफिस में जाओगे सुबह से शाम तक, लेकिन काम नहीं मिलेगा। स्कूल में बुलाया जाएगा तो स्कूल में आप लोग बैठे रहेंगे जाके कुर्सी पर, लेकिन आपको स्कूल में क्लास में नहीं भेजा जाएगा, आपको काम नहीं मिलेगा। निलंबन में भी सेम यही होता है। आपका एक ऑफिस बना दिया, उस ऑफिस में आप जाओ, रोजाना उस सुबह से शाम तक वहां बैठे रहो जब तक कि आपका मामला मुकदमा शांत नहीं हो जाता है। उस सस्पेंड में एक ये होता है कि सस्पेंड में आपको आधा पेमेंट दिया जाता है, जितने समय पर आप रहते हो ना, आधा पेमेंट। वो इसलिए क्योंकि अभी तक मुकदमा तय नहीं हुआ है, और जब तक तय नहीं हुआ है, आप अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, इसका मतलब है आप अपना घर परिवार तो चलाओगे ना। गलती तो आपने की है ना, घर वालों ने थोड़ी की है। देखो और आगे सुनो, यदि 6 महीने तक आप लोग सस्पेंड रहे तो आपको आधी सैलरी मिलेगी। 6 महीने से ज्यादा सस्पेंड रहे तो आपको सैलरी का 75% मिलेगा, मतलब 75% और मिलने लग जाएगी, क्योंकि अब आवश्यकताएं बढ़ेगी। अब बच्चा बाहर भी कर चुका होगा तो नीट की तैयारी करेगा, आवश्यकताएं बढ़ेगी। फिर आप जैसे ही वापस बहाल होते हैं, बहाल होने के बाद आपको सैलरी पूरी मिलने लग जाएगी। अब आप उस मामले को लेकर जाएंगे कोर्ट में। कहां लेकर जाएंगे, ये तो शिक्षा विभाग स्तर पर चल रहा है। आप कोर्ट में लेकर गए, आपने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे बिना मतलब में सस्पेंड रखा गया है, मेरी मां नानी हुई है, मैं इसका मुकदमा दायर करता हूं।
कोर्ट में आपकी सुनवाई चलेगी, आपका वकील रहेगा, सामने सरकार का वकील रहेगा, और उनके मध्य यदि आप कोर्ट केस जीत गए तो आप जितने समय की आपकी सैलरी कम की गई है, काटी गई है, वो एक मुश्त आपको दे दी जाएगी। क्या दोष अगर सिद्ध हो जाता है, सस्पेंड हो गया ना भाई, उसने थप्पड़ जानबूझ के मारी है, लेकिन फिर लास्ट में हाथाजोड़ी तो होती है ना, वो कहेगा कि भाई गलती हो गई, धूल खाई, काली गाय, आज के बाद किसी को नहीं मारूंगा, तो वापस लगा दिया जाता है, सरकार निकालती थोड़ी है। बिल्कुल दोष ऐसा होना जैसे मर्डर कर दिया हो, जेल में चला गया हो, फिर उस पर दोष सिद्ध होना है, फिर वो उसको क्या किया जाना है, बर्खास्त करना है। बर्खास्त का मतलब है राज्य सेवा से बाहर हो गए आप लोग, वापस उसी विभाग में नहीं लग सकते हैं। और नहीं, केवल उस विभाग में उस वैकेंसी से, उस पोस्ट से निकाले गए हैं, बाकी आप वापस दूसरी वैकेंसी आएगी ना तो तुरंत वापस शिक्षक बन सकते हैं। बर्खास्त में ऐसा नहीं होता है। जैसे आपके सामने सारे उदाहरण पड़े हैं, जितने आपने नाम लिए ना उतने सारे काम हमने अप्लाई कर रखे हैं, एपीओ, सस्पेंड और बर्खास्त, तीनों हमने कर रखे हैं। पुलिस विभाग से मैं सस्पेंड, वो टर्मिनेट हुआ हूं, बर्खास्त हुआ हूं। समझ रहे क्यों? अब आप कहेंगे क्यों? मैं वहां पर लगातार गया नहीं 4 साल तक, उन्होंने खूब सारे नोटिस भेजे, खूब सारे तामील करवाए, खूब सारे लोग भेजे, बोले आ जाओ ज्वाइन कर लो, गया ही नहीं। जब लगातार अनुपस्थिति 4 साल की रह गई और मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो फिर उन्होंने एक कमेटी बिठाई और कमेटी ने यह निर्णय लिया कि इनको राज्य सेवा से बर्खास्त, टर्मिनेट किया जाता है। अब समझ पा रहे हैं ना, बर्खास्त करने का मतलब आप दोबारा यदि पुलिस की वैकेंसी आए तो उसमें जाके लग सकते हैं, भले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी कहीं भी लग सकते हैं। लेकिन वो एक आपराधिक मुकदमा होता है कि आपने आपराधिक मुकदमा जब तक क्लियर नहीं किया तब तक आप लोग दूसरी नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकते, वो मुकदमे अलग होते हैं। समझ पा रहे हैं? क्या लिख लिया आपने? स्वामी क्या GA 55 क्या होता है? आपकी कुल आय व्यय का एक लेखा जो का होता है। GA 55 का मतलब होता है जिसमें आपको कुल कितनी इनकम हुई है इस वर्ष, वो इनकम की एक डायरी होती है, आपको नहीं डालनी पड़ती है, ऑनलाइन होती है। सरकार आपको लिखना नहीं पड़ता है कि मेरे कितने रुपए आए, वो साल के अंत में आप निकाल लो कि एक साल में मेरे इतने रुपए आ गए। आय व्यय का विवरण होता है GA 55। हाँ, अब लिख लेंगे, आगे चलें। हाँ, और है क्या कोई पीछे डाउट? ये डाउट जिनको होता है ना, उनको आगे से उठ के पीछे नहीं जाना होता है। हाँ, देखो सब शांत रहो, आखिरी बार सुन रहा हूं, यदि मुझे सुनाई दे तो, नहीं तो जोर से बोलो, नहीं तो मैं नहीं सुनूंगा। मैं शांत रहो सब। सोलह सीसी होगा या 17 सीसी होगा? देखो डायरेक्ट क्या प्लान है? अरे सुन लीजिए रे, मैं ये कह रहा हूं कि देखो डायरेक्ट है ना, सरकार होती है ना, सरकार कभी भी डायरेक्ट दीवार फांद के, सीढ़ियां फांद के इस छत पर नहीं चढ़ेगी, वो सीढ़ी दर सीढ़ी चलेगी। पहले आपको कारण बताओ नोटिस, फिर आपको 17 सीसी, उसमें भी केस साबित नहीं हुआ तो फिर आपको 16 सीसी अगला नोटिस दिया जाएगा। डायरेक्ट 16 सीसी नोटिस नहीं आता है। समझ पा रहे ना? पहले उसके तहत कार्रवाई होगी और फिर किसके तहत होगी? 17, और वो मुकदमा फिर आपका आपराधिक मुकदमा भी हो जाएगा। फिर उधर कोर्ट कहेगा, कोर्ट ने उठा के आपको जेल में डाल दिया ना भ्रष्टाचार के आरोप में, तो फिर पीछे विभाग अपने आप कार्रवाई कर लेगा आपको बर्खास्त करने का, वो कार्रवाई स्वतः ही हो जाएगी। अब देखो कुछ लोग पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं पूछना अपने को, क्या आपको 4 साल की सैलरी मिली थी क्या? वो सैलरी के लिए मैंने केस नहीं लड़ा, क्योंकि मैं बर्खास्त इसलिए हुआ कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए थी। तो होता क्या है, नहीं क्यों चाहिए थी, इसलिए आप लोग प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे ना, और प्रोबेशन पीरियड में आप पर सरकार जितना खर्चा करेगी, यदि आप 2 साल से पहले नौकरी छोड़ते हैं, त्याग पत्र देते हैं, रिजाइन करते हैं, तो आपको जितना खर्चा सरकार करेगी ना, उसका खर्चा आपको वापस जमा कराना पड़ेगा। सैलरी नहीं, खर्चा। सैलरी तो इसलिए क्योंकि हमने आपको टाइम दिया है, सैलरी आपने इसलिए दी है। पुलिस विभाग में हमने ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग का खर्चा होता है सरकार के लिए, तो सरकार कम से कम 1 लाख रुपए वापस वसूल करती है यदि आपने प्रोबेशन के दौरान कोई नौकरी छोड़ दी हो तो। कोई भी विभाग होगा सब वसूल करेगा, कोई भी डिपार्टमेंट होगा। अब यदि आप 2 साल से पहले रिजाइन देकर आते हो, आपको कहोगे मुझे नौकरी नहीं करनी है, ये लो रिजाइन, तो वो कहेगी लाओ वो 1 लाख रुपए जमा करवाओ। इसलिए फिर मजबूरी में अपन ने कहा कि हम रिजाइन ही नहीं देंगे,
और हम नौकरी भी नहीं करेंगे। फिर इंतजार करता रहा कि कब करें, लेकिन 4 साल में जाके फिर उसके बाद में उन्होंने फैसला लिया। मुझे वहां से निकलना था, उनको निकालना नहीं था। उन्होंने 4 साल तक इंतजार किया और फिर जाके जबरदस्ती, और फिर भी ऐसे नहीं हुआ, फिर भी ऊपर वाले काम करने पड़े। उधर से कोई लगाना पड़ा कि कैसे न कैसे करके करवा दो ताकि कम से कम 1 लाख रुपए बच जाए, वापस जमा नहीं करवाने पड़े सरकार के पास। समझ पा रहे हैं ना? प्रोबेशन पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। प्रोबेशन के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है आपका। नहीं पूरी कर ली थी मैंने। प्रोबेशन पीरियड में डेथ हो जाती है, हैं? डर क्यों रहता है? प्रोबेशन पीरियड अस्थायी नौकरी होती है। प्रोबेशन पीरियड आपकी स्थायी नौकरी नहीं होती है। प्रोबेशन पीरियड में स्थायी नहीं माना जाता, आपको अस्थायी माना जाता है। 2 साल से पहले यदि आपकी डेथ हो जाती है तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं होती है घर वालों बाकी को। वो सर्विस के लाभ नहीं मिलते हैं जो एक सर्विस वालों को मिलते हैं। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए 2 साल तक मोटरसाइकिल धीरे चलानी है। ये हो गया पूरा। उसके बाद आगे चलो। अगला स्कूल लिखो, लिखो महात्मा गांधी स्कूल, राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में नहीं देना पड़ेगा रही। ऐसी कोई भी नौकरी जिसमें आपको सरकार द्वारा ट्रेनिंग करवाई जा रही है उसमें ही खर्चा देना पड़ता है। सरकार जो आप पर खर्चा करती है ना वही करना पड़ता है, बाकी नहीं देना पड़ता है। ग्रेड थर्ड से आपको बर्खास्त किया जाता है या आप रिजाइन देते हैं तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने आप पर कोई खर्चा नहीं किया। जितना आपको सरकार ने पैसा दिया उतना आपने काम कर दिया है। हो गया? राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। एक रिलीव का तरीका भी होता है ना, रिलीव। एक विभाग में आप काम कर रहे हो, काम करते करते दूसरे विभाग में नौकरी लगी है आपकी, तो वहां से आप परमिशन लेके आते हो ना रिलीव होके, तो फिर पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सामान्यतः पुलिस विभाग जब तक आप लोग प्रोबेशन में होते हो ना वो रिलीव आपको करता नहीं है, एनओसी देता नहीं है वो, जब तक आप प्रोबेशन में होते हो उसके बाद देता है। ये अपने अपने विभाग की मनमानियां होती है, वो अपने हिसाब से करते हैं। राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल कौन सी सरकार की है? राज्य सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना। स्थापना या प्रारंभ लिखो ना, सही रहे। प्रारंभ कब हुई? देखिए वो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी। कब थी? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती। महात्मा गांधी कब जन्मे थे? 2 अक्टूबर। आगे 1869। उसमें 150 जोड़ो, देखें हैं, उसमें 150 जोड़ना है। 2019, 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती थी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री माननीय डोटासरा जी ने एक घोषणा की थी कि हम लोग सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं। ये 150वीं, ऐसे लिखूंगा, गांधी जी की 150वीं जयंती, गांधी जी की 150वीं जयंती। एक 150वीं जयंती। राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है? ये कौन सी है? 1 से 5। वेरी गुड। प्री प्राइमरी से 12वीं तक है। कौन से माध्यम के हैं? अंग्रेजी माध्यम के हैं।
अच्छा, आपको एक बात बताना भूल गया था ना, कहीं आपको दिक्कत नहीं हो कि कुछ मॉडल स्कूल है ना जिनमें हॉस्टल चल रहे हैं, जबकि मैंने लिखा है वो गैर आवासीय है। मूल कॉन्सेप्ट में, एमएचआरडी के मूल कॉन्सेप्ट में वो गैर आवासीय ही है, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपना अतिरिक्त एफर्ट लगाते हुए कुछ स्कूलों में हॉस्टल शुरू कर दिए हैं, अलग अलग योजना के तहत। मॉडल स्कूल योजना के तहत नहीं है, वो अलग योजना निकाली और उस योजना के तहत मॉडल स्कूल में भी हॉस्टल बना दिए हैं। इसलिए लगभग 20-25 स्कूल ऐसे हैं राजस्थान में मॉडल स्कूल जिनमें हॉस्टल वर्तमान में संचालित हो रहा है, कईयों में हॉस्टल बनाया जा रहा है, लेकिन वो मूल कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा, गैर आवासीय, वो योजना अलग है। अंग्रेजी माध्यम है और ये आवासीय है, गैर आवासीय है, वेरी गुड, गैर आवासीय है। कौन से बोर्ड से संबंधित है, आरबीएसई बोर्ड से संबंधित है, सह शिक्षा के केंद्र है, सह शिक्षा के केंद्र मतलब कोई एजुकेशन, लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। इनमें जो प्रवेश होता है वो ना तो समिति ना परीक्षा, किसके आधार पर होता है, लॉटरी के आधार पर। यदि आवेदन ज्यादा आ गए ना तो फिर लॉटरी के आधार पर होता है। एक से 5 में इसमें कितनी सीटें होती है, 30। 6 से 8 में 35। 9 से 12 में 60। ये 1 से 5 नहीं है भैया ना, प्री प्राइमरी से 5 है। प्री प्राइमरी से 1 तक तो क्या है, अच्छा प्री प्राइमरी में तो अलग है, 25 ही है। मैं ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे वापस, है ना। प्री प्राइमरी में कितने हैं, 25। अभी समझाऊं रे, अभी तो लिखो आप लोग। वो मॉडल स्कूल समझ गए ना आप लोग क्या होता है, वैसे अभी इस स्कूल को भी हम लोग समझेंगे। लिख लिया ना। अब सुनो थोड़ा सा ध्यान से, इस स्कूल का कॉन्सेप्ट आपको पिछले दिनों से समझ में तो आया नहीं, आप पढ़ तो जरूर रहे होंगे अखबार में। महात्मा गांधी, अच्छा किस किस के नजदीक महात्मा गांधी स्कूल है, सबके नजदीक है ना, क्योंकि समझिए आप एक बार देखो, जब 2019 में ये महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती थी, तब राज्य सरकार ने एक नई पहल की। ये राजस्थान सरकार की है, बाकी और किसी भी राज्य में अभी तक ऐसी पहल नहीं हुई है। राज्य सरकार ने एक नई पहल की और नई पहल करते हुए कहा कि सीटों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं क्या, कौन सी सीटें, ये छात्र शिक्षक अनुपात है, ये क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात, और सवाल पूछते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है। इसका मतलब है कि एक प्री प्राइमरी में 25 पर एक टीचर लगाया जाएगा और पहली क्लास में 30 पर एक शिक्षक होगा। समझ पा रहे हैं ना, 5वीं तक 30 पर होगा और उसके बाद में 35 पर होगा। ये अपना अगले इनका कॉन्सेप्ट है अलग। राजस्थान सरकार ने एक नई पहल करते हुए कहा कि हम लोग अब बालकों को, जो गरीब बच्चे हैं ना, सरकारी स्कूल में कौन पढ़ेगा, हमारे एक दिमाग में एक ही चल रहा है ना, जिसके पास पैसे नहीं है वो सरकारी स्कूल में जाएगा। सरकारी स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं वो भाई, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो बच्चे कमजोर है, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है।
वो इंग्लिश मीडियम की शिक्षा नहीं ले सकते हैं। इसलिए सरकार ने कहा कि वो भी तो आगे इंग्लिश आधुनिक शिक्षा के अनुसार चलेंगे कि नहीं चलेंगे, उनको भी तो जरूरत पड़ेगी इंग्लिश की। इसलिए हम लोग उन्हें भी इंग्लिश मीडियम शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे और इंग्लिश मीडियम हमें सरकारी स्कूलों में देंगे। और सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम करने के लिए उन्होंने कहा कि हम लोग हिंदी मीडियम के स्कूलों को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर देंगे। और उन्होंने इंग्लिश मीडियम में एक बैक टू बैक कन्वर्ट करना चालू कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम प्रारंभ में जो कन्वर्ट कर रहे हैं ना, उनमें एक होगा स्कूल 12वीं तक। स्कूल कहां तक होगा? 12वीं तक। लेकिन उसको 8वीं क्लास तक, पहली से 8वीं क्लास तक हम एक साथ इंग्लिश मीडियम में लाएंगे। उसके बाद अगली साल वो 9वीं कक्षा में, फिर 10वीं, फिर 11वीं और फिर चौथी साल में वो क्या बन जाएगा? 12वीं तक पूरा इंग्लिश मीडियम बन जाएगा। फिर जब सरकार ने ज्यादा स्थापित किया, सरकार के पास समय कम था, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाया जा सकता, इतने टीचर इतने जल्दी अरेंज नहीं हो सकते, इसलिए सरकार ने उनको पहली से 5वीं तक एक साथ चलाने का निर्णय लिया। और फिर कहा अगली साल 6वीं 7वीं 8वीं ऐसे करके वो क्या बन जाएगा? 12वीं तक। लेकिन मानना कहां तक जाएगा? 12वीं तक। जैसे ही इंग्लिश मीडियम का स्कूल स्थापित होगा, वो संचालित होगा इंग्लिश मीडियम में 1 से 5 तक, लेकिन उसमें प्रिंसिपल होगा। अब आप समझ पा रहे हैं ना कि प्रिंसिपल कहां तक होगा? 12वीं तक। उसमें पिछले साल में ही हमने जो आंगनबाड़ियां थी ना प्री प्राइमरी, वो इंग्लिश मीडियम से ही शुरू की है। बाकी सरकारी स्कूलों में तो हमने केवल समन्वित रूप से अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनको समन्वित कर दें, हम एक साथ कर दें और आंगनबाड़ियां चलाएं, प्री प्राइमरी चलाएं। लेकिन इंग्लिश मीडियम ने सबसे पहले राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूलें जितनी भी है ना, उन सब में प्री प्राइमरी हमने बाल वाटिकाओं के नाम से पिछले साल ही चला दी। बाल वाटिका के नाम से पिछले साल हमने प्री प्राइमरी, तो ये प्री प्राइमरी से लेकर कहां तक है? 12वीं तक है। पूरा प्योर काम इंग्लिश मीडियम में होता है। इनमें जो टीचर आते हैं ना, वो कहां से आते हैं? वही राज्य सरकार के टीचर हैं। जैसे विवेकानंद मॉडल स्कूल में गए थे, सेम तरीका कहां होगा? इस महात्मा गांधी स्कूल में आएंगे। बात समझ रहे हैं? ऐसे राजस्थान में पहले हमने फैसला लिया था, जब स्थापना की थी ना, कि प्रत्येक जिला स्तर पर और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक खोलेंगे। प्रत्येक जिला स्तर पर खोलेंगे और ब्लॉक मुख्यालय ब्लॉक में एक स्कूल खोलेंगे। फिर धीरे धीरे उनको बढ़ाते गए। फिर हमने फैसला लिया कि जहां 5000 की आबादी है, वहां पर एक स्कूल को कन्वर्ट कर देंगे। फिर हमने फैसला लिया कि कोई भी गांव यदि लिख के देगा प्रस्ताव, और वो पीओ के माध्यम से, यदि वो सीबीओ साहब के पास आता है, तो सीबीओ साहब सरकार को भेजेगा और सरकार उस पर एक इंग्लिश मीडियम खोल देगी, एक प्रस्ताव से खोल देगी। इस तरह से राजस्थान में पिछले दिनों तक कुल लगभग 3700 स्कूल इंग्लिश मीडियम के हो चुके हैं। 3700। इसका मतलब लगभग हर गांव में तो मैं नहीं कह सकता हूं भाई, हर गांव में तो नहीं कह सकता हूं। हर गांव में इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि आप सोच के देखिए राजस्थान में गांव कितने हैं? छोटे बड़े लगभग 45,000 गांव है राजस्थान में। छोटे बड़े 45,000 गांव है, मतलब 10 गांवों पर एक स्कूल तो हमने खोला ही है ना। लगभग 10 गांवों पर हमने एक स्कूल। कई जगह ज्यादा स्कूल हो गए आसपास में, कई जगह कम हुए हैं। फिर भी देखिए इनमें जो टीचर लगाए जा रहे हैं ना, वो अपने में से ही आप इंटरव्यू देके किस में चले जाएंगे? इस महात्मा गांधी स्कूल में चले जाएंगे। पिछले दिनों सरकार ने एक शर्त भी रखी, जैसे आप लोग दूसरे जिले में लगे हुए हो, ग्रेड 3 का टीचर है, दूसरे जिले में लगा हुआ है, यदि वो महात्मा गांधी स्कूल में जा रहा है ना दूसरे जिले में, तो उसकी सीनियरिटी डाउन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि महात्मा गांधी स्कूल बहुत कम है और एक टीचर को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने की जरूरत सरकार को पड़ती है, नहीं तो फिर कोई दूसरा टीचर जाएगा ही नहीं वहां। इसलिए टीचर नहीं मिले तो टीचर इस स्कूल में आए, इसलिए उन्होंने क्या रख दिया, इस सीनियरिटी वाली लिस्ट भी खत्म कर दी उन स्कूलों के लिए। अब मुझे आप ऐसे फेंकेंगे नहीं है ना, जिसको यदि कोई लॉजिक देना चाहता है तो। अब हाल ही में सरकार ने एक फैसला लिया है, प्रस्ताव, उसमें ये आदेश जारी किया है, कहा कि सुझाव ले रहे हैं हम जनता से और विभाग से कि इन सरकारी स्कूल के जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है, इनको बंद करके किस में कर दिया जाए? वापस हिंदी माध्यम में कर दिया जाए। इन सबको क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। सरकार ने फैसला लिए। बहुत सारे जो नवीनतम आदेश आए थे, उन नवीनतम आदेशों को निरस्त भी कर दिया है। जो नवीनतम आदेश आए जिनमें स्थापना नहीं हो पाई, केवल आदेश आया कि ये स्कूल इंग्लिश मीडियम में होगा, उन आदेशों को क्या कर दिया है? निरस्त, जो धरातल पर नहीं उतर पाए। और सरकार ये चाह रही है कि अब इनको क्या कर दिया जाए? हिंदी मीडियम में कर दिया जाए। अब मुझे बताइएगा, क्या सरकार का ये इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना सही फैसला है क्या? जो इसके पक्ष में हो वो हाथ खड़ा करे, बेटा बेटा ही जवाब देना है। और इसके विपक्ष में है, अच्छा कितने लोग ये मानते हैं कि इन स्कूलों को बंद कर देना चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि इंग्लिश मीडियम में चलाने चाहिए और खोले जाने चाहिए? बाकी वाले विभाग में नहीं आएंगे क्या? बाकी वाले केवल पेन तनख्वाह के लिए आ रहे हैं क्या?
इसके लिए और कुछ नहीं जिए ना, केवल रोटी खाने के लिए जी रहे हैं। अच्छा, आपने बहुत सारे अलग अलग विचारधारा के लोग देखे होंगे जिनमें यह भी सुनते हुए देखा होगा कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल करके शिक्षा की बर्बादी कर दी गई है, शिक्षा की। अब देखिए मैं बताता हूं, इसके पक्ष और विपक्ष में मैं तर्क देता हूं। मैं किसी एक पक्ष में नहीं हूं, लेकिन विभाग में इन चीजों को जान रहा हूं, इसलिए मैं पक्ष भी रख रहा हूं और विपक्ष भी। पहली बात तो इन स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। इन स्कूलों में घटिया स्तर का शिक्षण चला, क्योंकि बंद करने के पक्ष में इन स्कूलों में वही शिक्षक लगाए गए जो हिंदी माध्यम के हैं। इन स्कूलों में कौन से शिक्षक लगाए गए? वही शिक्षक लगाए गए जो हिंदी माध्यम के हैं। दूसरा, इन स्कूलों में वो शिक्षकों को एक प्रकार से ट्रांसफर का जरिया बना दिया गया। सीनियरिटी डाउन नहीं हुई, जयपुर का शिक्षक बाड़मेर लगा हुआ था, वहां से वो इस स्कूल में आ गया इंटरव्यू देके, अप्रोच से काम ज्यादा हुआ। ठीक है। तीसरा, अभी तक हमारे शिक्षक जो हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम में गए हैं वो इतना कन्वर्ट नहीं हो पाए और नहीं जान पाए, इसलिए वो बच्चों को इंग्लिश मीडियम में इतना विकास नहीं कर पाए। और बच्चे भी कौन से माहौल में रहे? हिंदी मीडियम के माहौल में रहे, इसलिए वो हो गया, इसलिए वो इंग्लिश ठीक ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। फिर दूसरी बात, उस गांव में एक हिंदी मीडियम का स्कूल था, उसको किस में कर दिया गया? इंग्लिश मीडियम, इसलिए हिंदी मीडियम का एक स्कूल समाप्त हो गया। यह भी तो नुकसान हुआ, बच्चों की क्वालिटी बिल्कुल विकसित नहीं हो रही है। और फिर दूसरा, सरकार के पास में सरकार का खर्चा तो हुआ, सरकार को संसाधन अतिरिक्त लगाने पड़े, एक माथापड़ी ज्यादा हुई, पैसा सरकार का ज्यादा खर्च हुआ, यह भी तो हुआ। ये तो किसके है? इसके पक्ष में। अब मैं विपक्ष में तर्क देता हूं। देखिए, यदि आपको, एक जहां तक मेरा मानना है, यदि आपको इस दुनिया में दुनिया के साथ चलना है तो आपको वैश्विक लैंग्वेज को अपनाना पड़ेगा। दुनिया से प्रतिस्पर्धा करनी है ना, तो आपको वैश्विक लैंग्वेज को अपनाना पड़ेगा। वैश्विक लैंग्वेज हमारी है अंग्रेजी, हिंदी हमारी वैश्विक लैंग्वेज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा यदि आप नहीं सीख पाओगे तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाओगे। वह व्यक्ति इंडिविजुअल रूप से नहीं, वह देश भी नहीं कर पाएगा। यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है अपने आप को, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। फिर दूसरी बात, जमाना वर्तमान में इंग्लिश मीडियम का है। आज आईएएस जितने भी निकलते हैं ना, उनमें से 95% आईएएस इंग्लिश मीडियम के निकलते हैं। देश को चला रहे हैं जितने भी आरएस आईएएस, 95% किसके हैं? इंग्लिश मीडियम के। आज देश का प्रत्येक काम हो रहा है ना, वो सारा इंग्लिश में हो रहा है। जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं वो सब किस में पढ़ाती है? इंग्लिश में। आप पीजी करोगे ना, कोई भी हिंदी में नहीं पढ़ाएगा। आप एमएससी करने जाओगे ना, हिंदी मीडियम है ही नहीं। आप कोर्ट में चले गए, इंग्लिश मीडियम। आप जहां कहीं भी गए ना, कौन सा मान्य होगा? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम की वैल्यू सर्वाधिक है, हिंदी मीडियम की वैल्यू नहीं है। फिर दूसरी बात, चलिए हम अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने को यदि उनके साथ रहना है तो अपने को इंग्लिश मीडियम पढ़ना पड़ेगा। अब आप कह सकते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ ले, तो सभी बच्चों की ऐसी परिस्थितियां नहीं होती कि वो प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ ले। कुछ बच्चों की ऐसी स्थिति होती है कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरस रहे होते हैं, इसलिए वो 50,000 20,000 30,000 फीस महीने की साल की नहीं भर सकते हैं। सरकार, आखिरकार हम लोगों के लिए सरकार को प्रयास करना पड़ेगा, और सरकार की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सरकार के भरोसे हैं। सरकार हमारे टैक्स का यूज कर रही है, इसलिए सरकार हमारी विकास के लिए, हमारे कल्याण के लिए काम करे, और वो काम करके हमें उन गरीब बच्चों को भी, उन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को भी ये मौका दे कि वो भी किस में पढ़े? इंग्लिश मीडियम में पढ़े। इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो सरकार, जो कमी रही वो कमी ये रही कि उन्होंने मास्टर ये लगा दिए। लेकिन आप निश्चित तौर से मानिए, यदि दुनिया में आपको कोई भी परिवर्तन लाना है तो एक दिन उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, और परिवर्तन कभी भी अचानक नहीं आता है। एक दिन आपको शुरुआत करोगे तो परिवर्तन में 5 7 10 वर्ष का समय आपको लगेगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में वही टीचर इंटरव्यू देके जा रहा है जिसको इंग्लिश में इंटरेस्ट होता है, जिसको रुचि होती है। मुझे पता है कि मुझे इंग्लिश मीडियम में जाके इंग्लिश पढ़ानी है, मैं क्यों इंटरव्यू दूंगा? जबरदस्ती सरकार भेज नहीं रही है, आवेदन ले रही है। यदि मेरा इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो निश्चित सी बात है, मैं 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल माथापड़ी करूंगा तो एक न एक दिन मैं अपने आप को किस में स्थापित कर लूंगा? इंग्लिश मीडियम में। क्योंकि इंग्लिश मीडियम कोई माँ के पेट से थोड़ी सीखी जाती है, पढ़ाने वाले माँ के पेट से थोड़ी सीख के आए, उन्होंने भी तो शुरुआत ही की है ना। यदि मैं कोशिश करूंगा तो 2 4 5 साल में मैं परिवर्तन ले आऊंगा। और फिर दूसरी बात, सरकार अब जो उन स्कूलों में भर्ती करें वो इंग्लिश मीडियम की करें। जैसे पिछले दिनों आपको बताओ तो 10,000 20,000 की भर्ती की थी सरकार ने, वो एक संविदा पर थी, लेकिन फिर भी उसमें किसको लगाया गया? जो केवल इंग्लिश मीडियम का था। सरकार एक साथ नहीं लगा सकती, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार करके, और धीरे धीरे उसमें सारे टीचर कौन से हो सकते हैं?
इंग्लिश मीडियम के हो सकते हैं। फिर सरकार ने कहा कि हमारा एक लॉजिक ये भी रहा, तर्क ये भी रहा सरकार के सामने कि हमारा हिंदी मीडियम का स्कूल खत्म हो रहा है, तो सरकार ने ये भी लॉजिक दे दिया कि अब इंग्लिश मीडियम यदि नया वो खोल लें जो पिछले दिनों बंद करके मर्ज करके और स्कूल बंद पड़ा था गांव में, उस स्कूल को मर्ज कन्वर्ट नहीं करेंगे जो हिंदी मीडियम में था। मुझे बताओ, एक गांव में यदि एक हिंदी मीडियम का स्कूल चल रहा है और एक जो बंद पड़ी स्कूल है उसमें आपको इंग्लिश मीडियम का 12वीं तक का स्कूल मिल रहा है, इससे बड़ा गांव के लिए कौन सा सौभाग्य हो सकता है यदि अलग खोले। सरकार ने यह भी कहा कि यदि जिस गांव में स्कूल मर्ज नहीं है और वहां पर हिंदी मीडियम की ज्यादा मांग है, यदि आप संतुष्ट नहीं है तो उसी एक स्कूल में 2 पारी में स्कूल चल जाएगा। हम लोग ये प्लान बना रहे हैं कि एक पारी में हम लोग इंग्लिश मीडियम चलाएंगे तो एक पारी में क्या चला लेंगे, हिंदी मीडियम स्कूल चला लेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब कुल मिला के हम एक न एक दिन जब भी, अच्छा आना पड़ेगा आपको, आज यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्कूल वापस बंद करते हैं तो आपको 10 साल बाद महसूस होगा कि हमें इंग्लिश मीडियम में तो आना पड़ेगा, तब सरकार शुरुआत करेगी तो भी यही हालात होगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि सरकार पहले 5 लाख टीचर इंग्लिश मीडियम के तैयार करके उनको अपने अपने कमरों में बिठा दे घरों में और फिर एक साथ कहे कि अब जाओ तुम और जाके पढ़ाने लग जाओ। ऐसा कभी भी नहीं होगा। और पूर्णतः अंग्रेजी मीडियम आप भले कितना ही टीचर को ले आए, कैसे ही टीचर को ले आइए, जब तक एक बालक पूर्णतः अंग्रेजी मीडियम में नहीं हो सकता जब तक कि उसको सपने अंग्रेजी में नहीं आए। समझ पा रहे हैं ना? सपने अंग्रेजी में कब आएंगे? जब वो माहौल में रहेगा, जब वो उस माहौल में, अपने यहां पर आप उसके लिए कितना ही अच्छा टीचर ले आए, अपने माहौल यदि अंग्रेजी का नहीं है तो हम पूर्णतः अंग्रेजी मीडियम में कन्वर्ट नहीं हो सकते। यदि हम इंग्लैंड में रहें और वहां पर अंग्रेजी बोले या केरला में रहें तो हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णतः अंग्रेजी मीडियम में रहेंगे। इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों है कि इससे नुकसान भी है तो इससे क्या है, फायदे भी है। अब सरकार की आगे मर्जी है। और देखिए, इसको बंद करने के लिए जो चालू हो चुकी है ना, उनको बंद करने के लिए सरकार के पास अब इतने अधिकार नहीं है। सरकार ने कहा है कि वो प्रस्ताव से ही जैसे चालू हुई थी ना वैसे ही बंद होगी। एक भी गांव का कोई एक आध पागल हो तो मुझे पता नहीं, गांव वाला एक भी ये लिख के नहीं देगा कि अब हमारे इस इंग्लिश मीडियम स्कूल को बंद कर दीजिए आप। गांव वाला कौन लिख के देगा? भाई आप सरकार से प्रेरित मत होइए, पार्टी से प्रेरित मत होइए, बीजेपी से या कांग्रेस से प्रेरित मत होइए। यदि आपको कहे कि आपके गांव में सरकारी इंग्लिश मीडियम का स्कूल चल रहा है तो आप ये कहोगे कि उसको बंद कर दिया जाए। और यदि बंद कर दिया जाए, उसके पास संसाधन है ना भाई, उसके पास साधन है, आपके पास तर्क भी तो है ना। हिंदी मीडियम बंद हो गया तो हिंदी मीडियम सरकार को कहो कि इसमें हिंदी मीडियम भी चलाएं और इंग्लिश मीडियम भी चलाएं। फिर आप ये कह रहे हो कि उसमें टीचर नहीं है तो टीचर लगाओ। सरकार का क्या काम है? संसाधन दो, वैकेंसी निकालो सरकार और इंग्लिश मीडियम बढ़ाओ और इंग्लिश मीडियम में लगाओ आप। लेकिन चलना एक न एक दिन अपने को कहां पड़ेगा, इंग्लिश। आप देख लीजिए प्राइवेट स्कूल का इतना क्रेज किस लिए हुआ है इस इंग्लिश मीडियम के लिए। आज एक कोई भी रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है ना, वो भी ये सोचेगा कि यार मैं बच्चे को कहां पढ़ाऊं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊं। इसलिए सरकारी स्कूलों का थोड़ा सा ये भी मामला कम हो गया है। इस वजह से भी सरकारी स्कूलों में नामांकन नहीं आ रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूलों के पास है नहीं। और जो सरकारी स्कूल चले ना प्रारंभ के इंग्लिश मीडियम, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखो जो लास्ट में क्रेडिट लेने के लिए एक साथ खोले गए ना वो अलग बात है, उनमें व्यवस्था ही नहीं हो पाई। लेकिन जो प्रारंभ के स्कूल चले ना 2020 के 2021 के, उन स्कूलों में एडमिशन लॉटरी से होता है। उन स्कूलों में एडमिशन कैसे होता है? लॉटरी द्वारा। जितनी सीटें हैं ना उनसे 5 गुने आवेदन आते हैं वहां इंग्लिश मीडियम में। इसका मतलब लोगों का क्रेज तो है, लोगों के लिए बंद करने वाली बात तो नहीं है। लेकिन अब आप चाहो कि आज ही स्कूल खोला है और उसमें आज ही सारे के सारे संसाधन आ जाए तो ये चीजें थोड़ी सी संभव नहीं है। इन्हें भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया गया है। इनमें भी कोई भी पद खाली नहीं होता है। चाहे हिंदी मीडियम के स्कूल में पोस्ट खाली रह जाए लेकिन इनमें कोई पोस्ट खाली नहीं रहती है इंग्लिश मीडियम वालों में। अब आप समझ गए नहीं, केंद्र सरकार का कोई प्रावधान नहीं है, किसका है? राज्य सरकार। जब समय जब मर्जी होगी ना उसकी तब उसको बदलेगी हो। अभी तक जो इसमें स्थापित कर रखी है ना व्यवस्था, यही स्थापित कर रखी है। आगे बढ़ो। कौन सी योजना हो गई क्या? बीएसएफ से पहले 2-4 वो योजनाएं देख लेना अपने खाने पीने वाली। ये स्कूल है, मैंने आपको बता दिया ना, इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है स्कूलों का। अगली योजना लिखो, मिड डे मील, एमडीएम। मिड डे मील मतलब एमडीएम। लिख लो फटाफट से।
केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, केंद्र प्रवर्तित योजनाएं प्रारंभ कब हुई? वेरी गुड, 15 अगस्त 1995। यार कैसे लगा सकता है यार, ये उल्टी सीधी बातें मत करो रे, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। अब मैंने इतना समझा दिया, अब आपको एक परफेक्ट नागरिक बनना चाहिए शिक्षा विभाग के मामले में। देखो ऑफलाइन वाले सब सही बताएंगे। यदि एक संस्थान से दूसरे संस्थान में डेपुटेशन पर अगर कोई टीचर गया है, प्रतिनियुक्ति पर गया हुआ है काम करने के लिए, तो क्या उस पहले वाले जो जहां से वो गया है उस स्कूल का प्रधानाचार्य साला दर्पण पर उसकी एब्सेंट लगा सकता है कि स्कूल में? कैसे लगाएगा? वो उसके पास है ही नहीं, उसके पास पावर ही नहीं है ना। पावर किसके पास होंगे? अगले के पास। वहां से वो लिखवा के लाएगा फिर आते वक्त कि मैं इतने दिन से लेकर इतने दिन तक, इतने दिन मैंने यहां पर कार्य किया, फिर वो उसके आधार पर उसमें प्रेजेंट करेगा। हाँ, इतना भोला नहीं होना चाहिए। केंद्र प्रवर्तित योजना प्रारंभ कब हो गया? 15 अगस्त 1995 को। अच्छा, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास के लिए? ये तो जानते हैं ना आप लोग, 1 से 8। उद्देश्य लिखो, उद्देश्य। हाँ, एनटीटी की टीचर लगा रहे हैं, बाल वाटिकाओं में लगा रहे हैं। सबसे पहले बाल वाटिका कहां चल रही है? इंग्लिश मीडियम में, उनमें लग रहे हैं। एनटीटी क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है? एनटीटी जिस प्रकार से आप डीएलएड करते हो ना, वैसे इस प्रकार से एक कोर्स होता है एनटीटी, एक ब्रिज कोर्स होता है। आप सुनिए मेरी बात, छोटे बच्चों के लिए, प्री प्राइमरी वाले बच्चों के लिए एनटीटी करवाने के लिए राजस्थान में कोई भी संस्थान नहीं है। मतलब राजस्थान में कोई भी कॉलेज या संस्थान नहीं है जो एनसीटी से अप्रूव्ड है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में है। हाँ, अब मैं बता रहा हूं ना, एनसीटी से अप्रूव्ड कोई भी संस्थान नहीं है अलग से। इसलिए जो संस्थान एनसीटी ने डाइट वगैरह अप्रूव्ड कर रखे हैं, उनमें जो डीएलएड किए हुए हैं या नहीं है, उनको एनटीटी का एक ब्रिज कोर्स दे रहे हैं। क्योंकि अब हमें किस पर चलना है? ईसीसी पर चलना है। मैं आगे नई शिक्षा नीति में बहुत चर्चा करूंगा इस पर, है ना। जब ईसीसी पढ़ाऊंगा ना आपको, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसमें आपके लिए विस्तृत चर्चा करूंगा इस पर कि एनटीटी की अभी प्रक्रिया भी चल रही है ना। पुरानी एक भर्ती हुई है, उसके रिजल्ट आ रहे हैं वापस, बोर्ड कर रहा है ना, बोर्ड वापस रिजल्ट निकाल रहा है। पहले एनटीटी वाले शिक्षकों को 2 जगह लगाया जाता था। एक तो वो आंगनबाड़ी में पढ़ाते थे आधे दिन, और आधे दिन जाते थे नजदीकी प्राइमरी स्कूल में। अब उनको आंगनबाड़ी में नहीं जाना है, क्योंकि आंगनबाड़ी कहां आ गई है? स्कूल में आ गई है। और इन पर सर्वाधिक बल दिया जा रहा है ना। मैं बताऊंगा, इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। क्या पेपर तो होता ही है यार। एनटीटी में प्रवेश लेने के लिए देखो, प्रवेश की प्रक्रिया क्या रही होगी? मेरे ख्याल से अभी तक तो राजस्थान में तो कोई संस्थान है नहीं अभी। छोरा सुन ले रे यार, रुको रे। अब यार यूट्यूब पर डाल के देख लो ना यार, टाइम मिले ना थोड़ा सा, उस पे ऐसे बोल के देखोगे एनटीटी में प्रवेश की क्या प्रक्रिया रहती है, फिर उसमें एक पूरा लंबा चौड़ा वीडियो मिल जाएगा आपको। मैं इसकी उपयोगिता बता दूंगा आपको। क्या उद्देश्य में लिखो नंबर 1, है ना। कुछ चीजें अपने आप ही थोड़ी बहुत किया करो आप लोग। बैठे बैठे रील देखते हो ना, उस टाइम ऐसी चीजों को देखा करो। नंबर 1 लिखो, पोषण स्तर में वृद्धि करना। पोषण स्तर में वृद्धि करना। यह पोषण स्तर किसका? शिक्षकों का नहीं। हाँ, पोषण स्तर में वृद्धि करना। लिखो, आगे लिखो। दूसरा उद्देश्य लिखो, लिखो नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना। नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना। ड्रॉप आउट में कमी करना। ड्रॉप आउट में कमी लाना।
ड्रॉप आउट में कमी लाना। क्या? हाँ, चल योजनाएं जो चल रही है वो मैं बता दूंगा। इसकी नोडल एजेंसी राजस्थान में किसको बनाया गया है ये। अच्छा, सामाजिक भेदभाव को कम करना एक उद्देश्य ये भी तो है ना। जब सब बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाएंगे तो सामाजिक भेदभाव कम होगा कि नहीं होगा? देखो, इसका उद्देश्य, मिड डे मील का उद्देश्य केवल ये नहीं कि पोषण स्तर में वृद्धि कर दें, समझ पा रहे हैं ना। इसका उद्देश्य यह भी है कि नामांकन में वृद्धि हो, ठहराव में वृद्धि हो, ड्रॉप आउट में कमी हो और सामाजिक भेदभाव कम हो। इतने सारे उद्देश्यों को लेकर हमने क्या चलाया? एमडीएम। कब चलाया? 15 अगस्त 1995 के लिए चलाया गया। अच्छा, ये योजना पहले चलाई गई थी क्लास 1 से 5 के लिए, 1 से 5 के लिए। पहले इसमें दिया जाता था सूखा अनाज, याद है ना आपको। और सूखा अनाज के बाद में फिर इसमें पक्का कर दिया जाने लगा, फिर इसमें हाँ गुगरी, फिर इसके बाद में मेन्यू आधारित भोजन आ गया। फिर इसमें आपको बताओ तो 2000 लगभग 7-8 के आसपास में इसको कक्षा 6 से 8 के लिए भी बढ़ा दिया गया था। अच्छा, आप में से किस किस ने मिड डे मील का लुत्फ उठाया है? कोई बात नहीं, तो नहीं उठाया तो अब उठा लेना, थोड़ा पढ़ लेना। अच्छा लिखो, अरे पड़ोसियों को बता रहे हैं कि क्या क्या खाया हमने। अब लिखो मेन्यू। हाँ, मिड डे मील में मेन्यू लिखो। अरे लिख लो। बताओ, देखें। सोमवार को रोटी और दाल, रोटी और सब्जी। बुधवार को रोटी और सब्जी। शनिवार को रोटी और सब्जी। शुक्रवार को रोटी और दाल। मंगलवार को रोटी नहीं, यहां पर क्या होगा? हाँ, अरे लिख रहा हूं मैं। चावल, दाल या सब्जी। देखिए, इनके साथ भी रोटी और सब्जी है ना, वहां पर भी रोटी सब्जी के साथ में दाल भी हो सकती है। सब्जी के ओब्लिक में क्या लगा सकते हैं हम लोग? दाल भी। और गुरुवार को होती है स्पेशल डाइट। स्पेशल होती है ना, क्या बनाते हैं? वेरी गुड, खिचड़ी। और खिचड़ी के साथ में होती है दाल, सब्जी, चावल, रोटी आदि अलग हो जाते हैं ना। ये सारी चीजें और हो जाती है। याद कर लो, एक तो एग्जाम में काम आएगा, एक ये भी ध्यान रहेगा किस दिन टिप्पण ले जाना है और किस दिन नहीं ले जाना है। बहुत काम आएगा उस जगह। हो गया? किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा नहीं कि सब्जी किसकी बनाई जाएगी? अब मतलब वो भी बताऊं मैं आपको कि सब्जी किसकी बनाई जाएगी। आलू या काजू करी, मटर पनीर, काजू करी, है ना। देखिए, ये लिख लिया ना आपने। चलिए अब मैं बताता हूं सब्जी किसकी बनाई जाएगी, है ना।
लिख लो रे, दाल रोटी लिखने में बहुत टाइम लगाया आपने। लिखो, एक तरफ मैं लिखूंगा कक्षा, कौन बोला ये कौन, किसने बोला है? भरतपुर। तो भरतपुर पहले क्या कर रहा था तू? धीरे धीरे लिख लिख, जल्दी लिख। अब की बार अब मैं जो आगे पेज पर लिख रहा हूं वो साथ ही लिखना है आपको। हो गया? कक्षा और राशि और खाद्यान्न। खाद्यान्न यदि 1 से 5 का कोई भी बालक है, क्लास 1 से 5 का कोई भी बालक है, प्रति बालक प्रति उपस्थिति प्रति दिवस 5.45 रुपये आपको मिलेंगे। इसके साथ में प्रत्येक बालक के लिए 100 ग्राम अनाज मिलेगा। ये खाद्यान्न का मतलब अनाज, अनाज मतलब या तो चावल या गेहूं, चावल या गेहूं। और 6 से 8 का कोई बालक है तो प्रति बालक के लिए प्रति उपस्थिति आपको 8.17, क्या हुआ? हाँ, 1 अक्टूबर से। पहले ये था 4.17 और ये था शायद 7 पॉइंट कुछ था ना, अब इसको बढ़ा दिया है। और ये कितने ग्राम हो गया? 150 ग्राम। मतलब एक बच्चा, 1 से 5 का बच्चा है, उसको 100 ग्राम की रोटी बनाकर देनी है। 100 ग्राम से ज्यादा मांगे ना वो कि नहीं अब और दो, तो नहीं देना है। सरकार कितने ग्राम देती है उसके लिए? अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक लेवल 1 का कोई भी शिक्षक होगा ना, उसको एमडीएम का प्रभारी बनाया जाता है कि तू जोड़ बाकी गुणा भाग करते रहना। वो प्रभारी होता है, वो इंचार्ज होता है, उसको जितने पैसे आते हैं ना उसको दिए जाते हैं। पैसे कैसे? आपकी उपस्थिति जो होती है ना क्लास 1 से 8 तक, उस उपस्थिति के आधार पर बच्चा आज यदि एब्सेंट है ना तो उसका खाना नहीं बनेगा। रजिस्टर में और शाला दर्पण पर जो उपस्थिति होगी ना उसकी, उतने बालक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 बालक नामांकित है, उनमें से 80 बालक आए हैं और उनमें से 40 बालक 1 से 5 तक हैं, तो प्रत्येक बालक का आपको एक दिन का 5.45 के हिसाब से तो रुपए मिल जाएंगे, लगभग 5.5 रुपए एक बालक के। और 100 ग्राम अनाज जितना है ना उतना आपने छांट कर उसको बनाकर, जितना आप कैलकुलेटर करते हो ना उतना बिल बनाकर आपको दे देना, उतना बिल आपके पास में आ जाएगा। बढ़ा सकते हैं, कोई भी बन सकता है, कोई भी इंचार्ज ले सकता है, वो डिपेंड करता है एचएम पर, प्रधानाचार्य पर। इसलिए प्रधानाचार्य ये सोचता है कि भाई ये थोड़ा सा नहीं, केवल नया ही नहीं है, ये थोड़ा सा ये ऐसा माना जाता है कि ये जो जोड़ बाकी गुणा भाग वाला है ना, ये सब्जी लाने वाला, ये काम है ना, ये थोड़ा सा निम्न स्तर का काम है, इसलिए निम्न स्तर का शिक्षक है, इसलिए इसको दे दो। शिक्षक कोई निम्न स्तर का नहीं होता है, लेकिन बात ये है ना कि वहां पर एक ग्रेड सेकंड होगा, वहां पर एक लेक्चरर होगा, तो वो ग्रेड सेकंड या लेक्चरर वो कहेगा कि यार मेरा काम ये थोड़ी है कि यार मैं आपके बर्तन धुलाऊं, आपके सब्जी लेके आऊं, वो थोड़ा सा ईगो रहेगा उसके पास में ना, इसलिए सामान्यतः ये होता है। बाकी जरूरी नहीं है, बहुत सारे सेकंड ग्रेड के लोग भी हैं जिन्होंने इसको ले रखा है चार्ज को, इसकी पूरी हिसाब बनाना पड़ता है, रोजाना का हिसाब किताब करना पड़ता है इसके हिसाब से, है ना। अब आपको एक साथ आप प्रभारी बनोगे जाते ही एमडीएम के, मैं बता रहा हूं आपको, आप मना भी नहीं कर पाओगे क्योंकि नए नए गए, आप मना भी नहीं कर पाओगे। आपको कहेगा ये चार्ज दे दिया जाएगा, आपका आप कहोगे हाँ दे दीजिए। यदि मना करे तो उनके दिमाग में आ जाएगा कहीं बस में बैठ के तो नहीं है, योग्य नहीं है। तो आप अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आपको ये जाते ही चार्ज देंगे। अब आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करना है इसमें, ये जो आप जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे ना उसमें इस प्रकार की करनी है। अब आप प्रभारी है तो आपकी जिम्मेदारी है कि क्या बनेगा, किस दिन क्या बनेगा, कितना होगा। सरकार आपको इतना अनाज पहुंचा जाएगी, इतने रुपए दे देगी, अब आप खाना बनाओ। अब आपकी मर्जी है ना, तो आप भले काजू करी बनाओ, भले मटर पनीर बनाओ और भले आलू बनाओ,
इन रुपयों से आप क्या बना सकते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। समझ गए ना पूरी तरह से। एमडीएम का जो शिक्षक होता है ना, लगभग वो सब्जी, वो हल्दी धनिया मिर्ची वो लिए हुए घूमता ही है कंधे पर, वो ही रखता है, ले जाके स्कूल में टिका दिया, उसकी पूरी जिम्मेदारी रहती है। क्योंकि आप सोच के देखिए, घर में अपने 100 आदमी 200 आदमी जिमते हैं ना, तो हम लोग 15 दिन से सब लोग लगे रहते हैं, तब जाके तैयारी होती है। वहां रोजाना जिमते हैं, वहां तो बारात रोजाना जिम रही है, उनके लिए तो कितनी व्यवस्था की जाती होगी। खाना बनाने वाले जो होते हैं ना, उसको 2003 रुपये दिए जाते हैं। 2003 रुपये वर्तमान में उसकी सैलरी है, एक महीने की। एक आदमी को 50 आदमी का खाना बनाएगा वो, 50 बालकों का। यदि 50 से ज्यादा बालक है तो 2 लगा दिए जाएंगे, 100 से ज्यादा है तो 3 लगा दिए जाएंगे। समझ गए ना। वो इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि क्या पता सरकार कब स्थायी कर दे। बाकी 2000 रुपये महीने में आप काम कर सकते हो। आपको कहीं 2000 रुपये महीने के दूंगा मैं, और आप लोग खाना बनाइए 50 आदमी का, क्या उस खुद व्यक्ति का खाना घर चल जाएगा? क्या नहीं चलेगा ना, इतने लोगों का खाना बनाएंगे। इसलिए आप ये उम्मीद मत कीजिए। आपको लग रहा है ना कि इसमें ये होता है ना वो होता है, ये सरकारी स्कूलों में कोई 1-2 अपवाद आपको हर जगह मिलेंगे, वो तो कहीं भी चले जाओ। इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार से एमडीएम का कोई फायदा नहीं उठाती है स्कूल, सिवाय उसको सहयोग करने के। कोई नहीं उठाती है। यदि थोड़ा बहुत बाई चांस कुछ बचा कुछ है, क्योंकि इसलिए हो जाता है क्योंकि एब्सेंट कम रहते हैं, है एब्सेंट वास्तविकता में ज्यादा और उधर कम हो गए, ये भी तो तरीका होता है ना। तो थोड़ा बहुत, या फिर कुछ बालक ऐसे होते हैं जो ये एमडीएम का खाना नहीं खाते हैं, कुछ बालक ये भी तो होते हैं। इसमें कंजूसी कोई भी शिक्षक नहीं करता है। खाना आपने कभी टेस्ट किया होगा, गांव वाले टेस्ट करते हैं, शिक्षकों को खाना पड़ता है। आपको 2 शिक्षक को रोजाना टेस्ट करना पड़ेगा खाना, सैंपल टेस्टिंग रोजाना करनी पड़ेगी और उसमें साइन करने पड़ेंगे। वो इसलिए नहीं कि टेस्ट कितना है, स्वाद कितना है, इसलिए कि यदि उसमें कोई छिपकली पड़ी है, जहर है, तो पहले आप मर जाओगे, बच्चा नहीं मरेगा, बच्चा सुरक्षित रहेगा। टेस्ट करना पड़ेगा आपको उसको, और साइन करने पड़ेंगे कि हाँ। अभिभावक टेस्ट करते हैं, एसएमसी की जिम्मेदारी है ये। गांव के 1-2 लोग तो रोजाना ही टेस्ट करने के लिए आते हैं, हमेशा खाने को टेस्ट करते हैं। अब आप उन चीजों को दिमाग से बाहर निकाल के जाइएगा ना। एमडीएम से शिक्षक को ज्यादा लेना देना नहीं होता है। वो जो खाना बनाने वाला है ना, उसको पता है कि जितना स्वादिष्ट बनाऊंगा, जितना अच्छा बनाऊंगा, जितना ये बच्चे ज्यादा खाएंगे और जितना मुझे ज्यादा बनाना पड़ेगा, इसलिए वो उसमें कोताही बरतता है। जो अप्रभारी होगा ना, वो कभी नहीं कहता है कि ये ऐसा होना चाहिए, वो सारी छूट रखता है उसके पास में। क्या उसके पास में वो लहसुन लाके नहीं देता है कि उसे कि भाई तू ढंग से भंगार लगा, वो देता है। लेकिन दिक्कत ये है कि वहां पर फिर दूसरी बात वो भी नहीं है। ये जिस प्रकार का बजट देख रहे हैं ना, उस प्रकार के बजट से हालांकि खाना जो खाते हैं उनके लिए ठीक बनता है, लेकिन बहुत सारी जगह हमने सुविधाएं देखी है। जैसे मैं आपको पर्सनली बताऊं, भाई स्कूल की बताऊं, तो हमने सुविधा ये कर रखी है कि कोई भी बच्चा, ये चलता तो 1 से 8 तक के लिए ना, लेकिन खाना बन जाता है। तो कुछ 9 से 12 के भी बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था थोड़ी सी मुश्किल होती है। उन बच्चों के लिए हमने पूरी छूट दे रखी है कि वो भी आराम से खाना खा लें। फिर दूसरी बात, जो बच्चे नहीं खाते हैं, जो नहीं खाते हैं, उनके लिए वो अपना टिफिन लेकर आए, तो उनकी जगह वो बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं। रही बात उनका खर्चा कैसे चलता है, यदि कोई बाई चांस थोड़ा बहुत कोई होता होगा, तो वो जो 2003 रुपये में काम कर रहे हैं ना, उनके लिए व्यवस्था की जाती है। और फिर इसके ऊपर से भी व्यवस्था करते हैं। सब 200 रुपये मिलाकर, जैसे 15 का स्टाफ है या 20 का स्टाफ है, तो हर महीने के उनको जरूर देते हैं कि आप लोगों का घर चलता रहे। शिक्षक इतने गए गुजरे नहीं होते हैं। आपको दूर से दिखाई देता है ना कि शिक्षक कंजूस होते हैं, वो होते हैं। हर स्कूल में चल रहा है ये, एक स्कूल में नहीं है, हर स्कूल में उसको कोई ना कोई सहयोग जरूर दिया जा रहा है। अब कोई एक आध शिक्षक तो अपवाद हर जगह मिलता है, वो तो शिक्षक क्या, वो तो घर में भी करेगा ऐसे, उसकी तो आदत रहेगी, वो तो लालची रहेगा, तो वो जरूर करेगा। रही बात खाना खाने की, कोई नहीं खाता है खाना, कोई नहीं खाता, टेस्ट करना पड़ता है भाई। हाँ तो अपवाद होंगे। मैं बताऊं, मेरी स्कूल में हम लोग 15 का स्टाफ है, उसमें से जो खाना खाने वाले हैं दोपहर में, वो सब के सब टिफिन लेके आते हैं। एक भी शिक्षक ऐसा नहीं जो टिफिन लेके नहीं आता अपने घर से। अब और फिर बच जाता है ना। अब इसमें एमडीएम में होता है कि महीने में आपको, सप्ताह में आपको 1 दिन फल वितरित करना होता है। फल वितरित करना होता है। जहां तक मैं हमारी सिचुएशंस बताऊं, हमारी सिचुएशंस ये है कि फल वितरित कई बार सप्ताह में 2 बार कर देते हैं, और फलों की क्वालिटी भी कई बार बढ़ा देते हैं। जैसे बच्चों को सेव भी बांट दी जाती है, बच्चों को अनार भी दे दिए जाते हैं।
और हर 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में हमने बच्चों को एक बार स्पेशल डाइट भी दे दी जाती है। यदि पैसे होते हैं उनके ही तो उन्हीं के लिए काम में ले लिए जाते हैं। उनके लिए खीर जलेबी की व्यवस्था कर दी जाती है, उनके लिए दाल बाटी चूरमे की व्यवस्था कर दी जाती है, वो उन्हीं पर व्यय खर्च कर दिए जाते हैं। तो ऐसा सब जगह नहीं चलता है, कोई एक आध जगह, कोई एक आध जगह सब के सब एक जैसे है ना, वो आर्य हमारा सपन पाठ, वो सब एक जैसे मिलते हैं तो अलग होते हैं ना। ये लिख लिया ना आपने? क्या एमडीएम कार्य दिवस में, जो कार्य दिवस नहीं होगा ना उसमें नहीं होता है एमडीएम। पिछली बार चलाया था सरकार ने, हाँ सरकार ने छुट्टियों में कहा था कि एमडीएम लेने के लिए आ सकते हैं बच्चे, एमडीएम के लिए आ सकते हैं। सरकार, वो सरकार पर डिपेंड करता है, अभी तक नहीं है। चले अगला लिखो, इसमें एक लाइन लिखो नीचे। इसके तहत सप्ताह में एक बार फल भी वितरित किए जाते हैं। हैं? गाड़ी में आता है अन्नपूर्णा वाला? स्कूल में मिड डे मील, हाँ तो वो वहां पर बनाने की व्यवस्था नहीं होगी। आजकल क्या है कि एक नई क्रिएटिविटी शुरू हो गई है, शायद आपके यहां तक पहुंची नहीं होगी। हम शिक्षा विभाग ने प्रयास किया है ऐसा, शिक्षा विभाग ने ऐसा निर्देश दिए हैं, तो अब एक नई क्रिएटिविटी शुरू कर ली है हमने। शुरू ये कर लिए कि अब हम लोग, जैसे गांव में किसी के शादी है, अब उसके मान लीजिए शादी है तो उसके मिठाई वगैरह उसने बनाई होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो 2-4-5 दिन में ही खराब हो जाती होगी और उसके शेष रह गई होगी, इसलिए उसको फेंके नहीं, वो बच्चों को आगे खाना खिलाए, उसमें कुछ एडिशनल करे अपनी ओर से, कुछ एडिशनल शिक्षक कर देंगे, स्कूल कर देगी अपनी ओर से, और फिर उन बच्चों को एक दिन का उनको भोज दे दें। या फिर इतनी इतनी व्यवस्था कर दी है, मतलब आजकल ये क्रेज होने लगे है कि हम लोग, जिसका बर्थडे होता है, कोई समझदार आदमी होता है, कोई समझदार, उसने कि भाई मेरे बेटे का बर्थडे, उसको हम कहते हैं कि बर्थडे लाइए आज इन स्कूल के बच्चों के बीच में मनाइए आप लोग। उसका बर्थडे मनाते हैं और फिर उससे कहते हैं कि भाई अब इन सबको आप खाना खिला दीजिए। उस दिन का खाना वो भामाशाह खिला देता है, फिर उसकी फोटो वोटो लगाते हैं, सब जगह जाता है, तो फिर वो धीरे धीरे इनसे क्या आ जाती है, जागृति आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आने लग गए, महीने में 2-3-4 डाइट तो ऐसी आ जाती है गांव की तरफ से, जो गांव वाले एक स्पेशल डाइट देकर चले जाते हैं। उस दिन का एमडीएम का पैसा नहीं आता है, उस दिन भामाशाह की ओर से लिख देते हैं, उस दिन का खर्चा नहीं लिया जाता है। तो धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। वो गाड़ी वाली व्यवस्था, जहां बढ़ने की व्यवस्था नहीं है वहां से गाड़ी वाले बनाकर व्यवस्था कर लेते हैं, वो उन्होंने ही कर रखी है व्यवस्था। अरे तो मैं कह रहा हूं जहां कम बच्चे हैं, जहां बनाने की व्यवस्था नहीं है, वहां दूसरी स्कूल में बन के आ जाता है, या दूसरी जगह बना के आ जाते हैं, या टेंडर ले लेते हैं 5 स्कूल का एक मिलके, वहां तक वो पहुंचा देते हैं। वो उनका कोऑर्डिनेशन है, आपस का समन्वय है। लिख लिया? एक सप्ताह में एक बार फल वितरित किए जाते हैं ना। अगला लिखो, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब चली है ये योजना? वेरी गुड, 29 नवंबर 2022 को। कौन सी सरकार की है? राज्य सरकार की। राज्य सरकार की है ना, राज्य सरकार की योजना। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के लिए है? 1 से लेकर 8। उद्देश्य क्या है? लिखो उद्देश्य, एमडीएम की पौष्टिकता में वृद्धि करना। एमडीएम की पौष्टिकता में वृद्धि करना है। क्या एमडीएम के लिए? साक्षर से वो पंचायती राज निदेशालय को दे रखा है अभी जिम्मेदारी। एमडीएम के लिए जिम्मेदारी दे रखी है पंचायती राज निदेशालय।
जयपुर में स्थित है। जैसे बीकानेर में है ना प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, वैसे पंचायती राज निदेशालय जयपुर में है, उसको जिम्मेदारी दे रखी है एमडीएम की। सर अगर अपने आधार कार्ड के नाम में हिंदी की मात्रा सही नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशानी आती है क्या? कोई परेशानी नहीं आती, आप खुद जिंदा होने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। हो गया ये? उद्देश्य में लिखो एमडीएम की पौष्टिकता में वृद्धि करना, लिख लिया? अब देखिए मैं समझाता हूं आपको ना। एक वसुंधरा सरकार ने एक योजना चलाई थी, अन्नपूर्णा दुग्ध योजना चलाई थी, जिसमें वो ये जो डेयरी है ना, गाय और भैंस की जो डेयरी होती है, वहां से वो दूध सरकार लाती थी स्कूल में, और स्कूल में बच्चों को वितरण किया जाता था। फिर जब गहलोत सरकार बनी थी ना पिछली बार, जब गहलोत साहब ने इस योजना को बंद कर दिया था, कोविड के दौरान ये बंद हो गई थी, सरकार ने चलाई नहीं, वापस बंद कर दिया। फिर बच्चों ने शिकायत की, बच्चों ने शिकायत की। क्या शिकायत की? उन्होंने कहा कि देखिए, गहलोत साहब को जाकर कहा कि हमें वसुंधरा मैडम पहले दूध पिलाती थी, हम आपने बंद कर दिया है। अरे मतलब क्या हो गया? योजना चला रही थी, अन्नपूर्णा दुग्ध योजना। हाँ हंस लो, पूरा हो जाए तो मुझे बता देना। अरे इसमें क्या गलत है? वसुंधरा सरकार ने योजना चलाई है दूध पिलाने की। अब गहलोत साहब ने कहा हम भी कोशिश करेंगे। लिखो तुम, लिखो इसके तहत सप्ताह के 6 दिन पाउडर मिल्क अब क्या करें बताओ? इसलिए तो बच्चे पी नहीं रहे हैं दूध को, ये पाउडर मिल्क है। पाउडर मिल्क के लिए जिम्मेदारी दी गई आरसीडीएफ को, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी लिमिटेड है ना, आरसीडीएफ फेडरेशन जो है उसको दी गई है। इसके तहत सप्ताह के 6 दिन पाउडर मिल्क से निर्मित दुग्ध बालकों को दिया जाता है। पहले जब इसको शुरू किया था तो 2 दिन थे, शुरू किया था तब 2 दिन थे, फिर इसमें आदेश आ गया और अब इसको 6 दिन तक कर दिया है। पिछले दिनों राज्य सरकार जब जा रही थी ना, जब उसको पता लग गया था कि हम जा रहे हैं, उस समय एक आदेश ये भी निकाला था कि अगले सेशन से, ये सेशन शुरू होगा ना तब ऐसा पता लगेगा। इसका एक आदेश आया हुआ है इसमें कि अब हम लोग गाय और भैंस के दूध की कोई डेयरी से व्यवस्था करेंगे, क्योंकि बच्चे इस दूध को पीने में थोड़ी सी आनाकानी कर रहे हैं। घोल दिया जाता है, ये दूध बना दिया जाता है, लेकिन फिर बच्चे, आधे से कम बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे इसको पी रहे होंगे और बाकी नहीं पीते। तो इसके तहत सप्ताह के 6 दिन तक निर्मित दूध बालकों को दिया जाता है। कैसे? देखिए मैं बता देता हूं, ये भी आपकी जिम्मेदारी होगी वहां जाके। एक तो कक्षा और पाउडर और चीनी और घुले हुए दुग्ध की मात्रा, आपको क्या करना है कि सुबह जैसे ही प्रार्थना हो, प्रार्थना के बाद बच्चे अपनी क्लास में जा रहे होते हैं ना, तो आपको रास्ते में खड़े हो जाना है और क्लास 1 से 5 का कोई भी बच्चा आपके पास आ रहा है ना, उस प्रत्येक बच्चे के लिए आप लोग 15 ग्राम पाउडर लेंगे। पाउडर का डिब्बा होगा आपके पास जो आरसीडीएफ ने पहुंचाया होगा, 15 ग्राम पाउडर लिया उसके लिए, और उसके लिए 8.4 ग्राम चीनी लेंगे।
और फिर गरम गुनगुना पानी लेंगे और उस गुनगुने पानी में मिलाकर पूरा का वजन कर लेंगे आप लोग 150 ml, और उस बच्चे को देंगे और वो बच्चा पी के फिर स्कूल में क्लास में चला जाएगा। यदि बच्चा 6 से 8 का आ रहा है तो 20 ग्राम पाउडर, 10.2 ग्राम चीनी और 200 ml, मतलब 1 से 5 के लिए छोटा गिलास और 6 से 8 के लिए बड़ा गिलास। कोई डाउट? आराम से पिला दोगे ना बच्चों को इस प्रकार से? लेकिन अब एक के लिए कैसे मापोगे? इसलिए जितने बच्चे आए हुए ना उतना एक साथ ही बना लिया जाता है, एक साथ बना के और फिर बच्चों को पिलाया जाता है। तो बच्चे जो बच्चे जिन बच्चों को टेस्ट नहीं आता होगा वो बच्चे तो अपने आराम से क्लास में बैठे होते हैं और बाकी वाले बच्चे 11 बजे तक घूम घूम के, थोड़ी देर हुई गए और 1 गिलास दूध पी के आ गए, फिर थोड़ी देर हुई फिर 1 गिलास और दूध पी के आ गए, ऐसे 4-4 5-5 गिलास आराम से मजे से पीते हैं। इसमें इसका स्टॉक भी नहीं रखा जा सकता स्कूल में। यदि इसकी निरीक्षण होता है, मॉनिटरिंग होती है, यदि आपके पास स्टॉक ज्यादा मिल गया तो भी गड़बड़ है। कई बार ये सोचते हैं कि गांव में किसी को दे दें, कोई गरीब है तो क्या करेंगे, तो यदि दे दिया तो भी गड़बड़, क्योंकि वो जो पॉलीथीन आती है ना उस पर वो मुख्यमंत्री की फोटो वोटो छपी हुई होती है उस पॉलीथीन के, तो वो फिर गांव में फेंक देते हैं, पॉलीथीन भटकती रहती है, फिर अधिकारी कहता है ये पॉलीथीन यहाँ कैसे पहुंची, वापस जमा करवानी होती है वो, ये यहाँ कहाँ कैसे पहुंची है ना, स्टॉक दिखाना पड़ता है उनको। स्टॉक कहाँ? सरकार होती है, बाल की खाल निकालती है। मॉनिटरिंग करने आएंगे तो आपसे देखेंगे कितने कितने आपने, नहीं तो बेच देते हैं आप, क्या भरोसा है आपका? चोरी हो गई तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया आपने? मुकदमा दर्ज करवाओ जाके। देखो सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। ये लिख लिया ना आपने? अगली योजना लिखो। वो निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, कब चली है? एक साथ चली है दोनों योजनाएं, निःशुल्क वितरण और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना दोनों एक साथ चली है। 29 नवंबर 2022। कौन सी सरकार की है? राज्य सरकार की योजना। निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना 29 नवंबर 2022 राज्य सरकार की योजना है। कौन सी कक्षा के लिए है? 1 से 8। कितनी यूनिफॉर्म दी जाती है? 2 सेट यूनिफॉर्म प्लस हिडाई के लिए कितने? 200 रुपये। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा उसके खाते में डाला जाता है बालक के, 200 रुपये। ये शिक्षक की जिम्मेदारी होती है अब 200 रुपये में उसकी 2 यूनिफॉर्म सिलवाना। सीखो सिलाई, सीखनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। हैं? मतलब देखो लोगों की अपनी अपनी सोच किस प्रकार की है ना। अब ये इनका कहना गलत नहीं है। तो 6 महीने बाद पैसे आते हैं, सेशन शुरू हो गया उसके 6 महीने बाद पैसे आते हैं, और पहले ही दिन 1 जुलाई से शिक्षक कहते हैं कि भाई तुम यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं आया, तो पैसे तो कब आए?
6 महीने बाद आए और कहते हैं कि तू कपड़े पहन के क्यों नहीं आया। देखो हम अपनी अपनी मानसिकता की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो सरकार पर कोई एहसान कर रहे हैं। यदि यहीं पर बच्चा यदि प्राइवेट स्कूल में जाए तो सारे घर वाले आगे इन पीछे घूमते हैं उसके। यदि सरकार प्राइवेट स्कूल के किसी भी व्यक्ति ने किसी भी टीचर ने लिख के दे दिया ना कि आज बच्चे को प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट का खर्चा चाहे 5,000 ही होगा, सबके सब आगे पीछे घूमते हैं। और यहां पर 200 रुपए ड्रेस के नहीं लगा सकते हैं, वही कहते हैं सरकार देगी तब सिलाएंगे, है ना। सोच तो मैं आपकी नहीं कह रहा हूं पर्सनली, ये अपने पूरे समाज की सोच है इस प्रकार की। नहीं, इस प्रकार की सोच पूरे पूरे समाज की है अपनी। यदि सरकारी स्कूल में एक बच्चे से कह दिया जाए ना कि आपको कल 50-50 रुपए लेकर आने हैं, तो कम से कम 10-15 अभिभावक का तो फोन आएगा और 5-7 स्कूल में आएंगे और आकर कहेंगे किस बात के ले रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, ये मास्टर आपके उस 50-50 रुपए इकट्ठा करके और कल को वो बॉम्बे सेट हो जाएंगे, वहां फ्लैट ले लेंगे 3 BHK। उनके दिमाग में ऐसा चलता होता है। जबकि क्यों लेंगे, मास्टरों को पता है कि समाज रुपए क्यों देगा हमें और समाज के रुपए से क्या हो जाएगा। वो तो कोई ना कोई बालकों का भला ही सोचा होगा, कोई ना कोई उनकी गतिविधि होगी, कोई ना कोई क्रियाविधि होगी, या उनके ऊपर पैसा लगा। इसलिए हमारी सोच इस प्रकार की है, हम सुधर नहीं सकते हैं। लिखो, योजना हो गई ना, हो गई योजना? नहीं नहीं, अरे अभी बाकी है खूब सारी। कौन सी कोई इनके अलावा हो तो लिख लो एक योजना। ICT @स्कूल योजना, ICT @स्कूल योजना। इनको ऑफिस में भेजना सामने लास्ट अभी बाद में नहीं, मतलब ब्रेक में एंड करके भेजना। लिख लिया @स्कूल योजना। अच्छा देखिए, इस योजना, ये योजना तब से चल रही है जब से रमसा चल रहा है। इसका मतलब कोई फिक्स नहीं है इसमें। अब इस योजना में धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है, आप एक बात लिख लो इसमें। लिखो, इसके तहत सरकारी विद्यालयों में, इसके तहत सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर लैब स्थापित किए जा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर लैब स्थापित किए जा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में क्या किए जा रहे हैं, कंप्यूटर लैब जो बन रहे हैं ना, वो ICT योजना में बन रहे हैं। एक लिख लो क्लिक योजना, ध्यान रहे आपको। क्या, बस इतना ही लिखना है, एक लाइन ही लिखनी थी उसमें। इस क्लिक योजना में भी एक लाइन लिखनी है। अच्छा, इस योजना में क्या किया जा रहा है ना, देखिए, ये योजना हमने RKCL के सहयोग से चला रहे हैं। कभी आपने नाम सुना RKCL का? राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, RKCL। अच्छा, उसने एक डिप्लोमा देते हैं ना आपको, RSCIT डिप्लोमा देते हैं ना। RSCIT अपने को डिप्लोमा देते हैं, तो फिर हम डिप्लोमा पास करते हैं। वो 3 महीने का कोर्स होता है ना। पास करने के बाद हम पास हो जाते हैं, उसके रिजल्ट को हम लोग स्टेटस पे लगाते हैं कि थैंक गॉड, आखिरकार RSCIT पास कर लिया। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे हिंदी में साक्षरता होती है ना, वैसे कंप्यूटर में साक्षरता का सबसे छोटा जो प्रमाण पत्र होता है ना, वो RSCIT होता है, कि आपने कंप्यूटर में मामले में साक्षरता ग्रहण कर ली है। वो साक्षरता ग्रहण करवाने के लिए RKCL के सहयोग से राजस्थान सरकार एक योजना चला रही है, जिस योजना का नाम है क्लिक योजना। और ये 6 से 10 वाले बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। क्लास 6 से लेकर 10 वाले बच्चों के लिए RSCIT करवाया जाता है, मतलब कंप्यूटर की साक्षरता। इसके कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, क्लिक का पूरा नाम बनता है। लिखो इसमें एक लाइन, इसमें लिखो, इस योजना के तहत कक्षा 6 से 10 के बालकों को
कक्षा 6 से 10 के बालकों को कंप्यूटर साक्षरता का कोष्टक में लिख लो RSCIT। RSCIT ज्ञान करवाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता का ज्ञान करवाया जाता है। क्लिक का पूरा नाम लिख लो। कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। मैं जिनके नाम बोल रहा हूं वो जाते वक्त श्याम जी से ऑफिस में मिलके जाएं, जो कक्षा टॉपर है, और हाथ भी खड़े करें। लिचमा खोजा, सोनिया खोजा, दोनों बहने हैं क्या? हैं? धनराज, मनीषा, मनीषा क्या लगा? मनीषा सिद्ध, बीरबल, और ये क्या है? सिरमाराम सारन है क्या? ऐसा कुछ नाम है क्या? कौन है? क्या नाम है? सिरमाराम है ना, सिरमाराम। ये लोग श्याम जी सर से मिलके जाए नीचे ना।